हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री के एमसीक्यू एंड ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे टॉप 200 एमसीक्यूज फॉर जामिया मिलिया इस्लामिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन। चैनल पे आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें। एंड यहाँ पे जो हिस्ट्री के एमसीक्यू की अगर हम बात करें तो चैनल पे ऑलरेडी मैंने 10 वीडियोज जो है अपलोड कर दी हैं, वहाँ से भी आप लोग जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड ये जो है सेशन हमारा, ये है हमारा मैराथन सेशन। ये हमारा मैराथन सेशन होने वाला है जिसमें हम काफ़ी सारे बहुत अच्छे, बहुत क्वालिटी क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और ये जितने भी सेशंस हैं, जो प्रीवियस 10 वीडियोज जो हैं जिसमें हमने प्रैक्टिस की थी एंड ये वाला 200 एमसीक्यूज का, ये सब PYQ बेस्ड है। सो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है वीडियो। स्टार्ट करते हैं। पहले आप लोग खुद सॉल्व करेगा, पॉज करेगा वीडियो को, खुद आंसर करेगा, उसके बाद फिर एक्सप्लेनेशन देखिएगा, ठीक है। सो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which among the following ऋग्वेदिक rivers is correctly matched with its modern geographical name? So जो मॉडर्न रिवर्स है उनका जो ऋग्वेदा है उसमें डिफरेंट नेम से मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे ऋग्वेदिक नेम पूछ रहे हैं मॉडर्न रिवर्स की। तो अगर हम बात करते हैं चेनाब, तो चेनाब का जो है ऋग्वेदिक नेम क्या है? आसिकनी, ठीक है। आसिकनी जो है ये चेनाब का प्रीवियस नेम है। विटास्ता जो है झेलम को कहते हैं। और यहाँ पे पूछे हैं कि करेक्टली मैच क्या है, तो ये तो करेक्टली मैच नहीं है, ये भी करेक्टली मैच नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, परुशनी। रावी रिवर जो है इसको परुशनी रिवर कहा जाता था, सो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, परुशनी रिवर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फेमस Sohagwara copper plate inscriptions, which provides unique evidence of state-sponsored famine relief measures, belong to which period? So, जो इंस्क्रिप्शंस वगैरह हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाती है, मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया है। यहाँ पे पूछ रहे हैं सोहगौरा कॉपर प्लेट। सो ये जो है, ये इंस्क्रिप्शन कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करती है, मतलब किसके बारे में यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन हमें पता चलती है? तो मौर्यन पीरियड के बारे में। सो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। एंड यहाँ से सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकता है कि ये सोहगौरा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन जो है ये कहाँ मिली थी, कहाँ फाउंड हुई थी? तो ये मिली थी गोरखपुर उत्तर प्रदेश। गोरखपुर उत्तर प्रदेश से इस इंस्क्रिप्शन को फाउंड किया गया था। एंड ये किससे रिलेटेड है? मौर्यन पीरियड से। जगह का नाम याद रखना है, गोरखपुर उत्तर प्रदेश से मिली थी कॉपर प्लेट। नेक्स्ट है, इन बुद्धिज्म द टर्म उपासका स्पेसिफिकली रेफर्स टू। सो बुद्धिज्म की जो टर्म्स हैं वो इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री एग्जाम के लिए, ठीक है। सो उपासका जो टर्म है बुद्धिज्म में, ये किस चीज के लिए यूज किया जाता है? ये बेसिकली उन लोगों को कहा जाता है जो ले फॉलोवर होते हैं, जो डिवोटी होते हैं बुद्धिज्म को, ठीक है, बट वो मॉन्क्स नहीं होते हैं, है ना, मॉन्क्स नहीं होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, अ ले फॉलोवर ऑफ डिवोटी ऑफ बुद्धिज्म हु लिव्स इन अ फैमिली लाइफ, ठीक है। अब जो मॉन्क्स होते हैं वो तो सारी जो फैमिली लाइफ होती है उसको त्याग करके चले जाते हैं ना, तो यहाँ पे बेसिकली जो ले फॉलोवर होते हैं, जैसे बुद्धिज्म को सिंपली जो बुद्धिज्म रिलीजन फॉलो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच प्रोमिनेंट रूलर ऑफ एंशिएंट इंडिया एज्यूम द टाइटल ऑफ एकारत या फिर सोल सोवरेन आफ्टर डिस्ट्रॉइंग ऑल कंटेम्प्रेरी क्षत्रिय डायनेस्टी? सो यहाँ पे द राइट आंसर इज महापद्मानंदा। महापद्मानंदा हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट करें, यहाँ पे बस यहाँ पे पूछ रहे हैं कि एकारत टाइटल जो है ये किसने एज्यूम किया था, किसने कौन से रूलर का टाइटल था एकारत? सो द राइट आंसर इज महापद्मानंदा। ये जो रूलर्स हैं एंशिएंट इंडिया के, उनके बहुत सारे टाइटल्स होते हैं, तो ये टाइटल्स इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस बन जाते हैं यहाँ से। इसलिए मैंने हर जितने भी आपसे सेशन लिए हैं मैंने उसमें आपको एक ना एक आपके साथ डिस्कस किया है टाइटल वाला क्वेश्चन, ठीक है। सो यहाँ पे महापद्मानंदा जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द एंशिएंट port city of Muziris, a major hub for the spice trade within the Roman Empire, was located on the coast of which modern Indian states? So Muziris port की अगर हम बात करें तो Muziris port जो है प्रेजेंट डे कहाँ है? केरला में। सो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, केरला। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who was the author of Milinda Panha, the Question of King Milinda? So ये बुक इंपॉर्टेंट है, मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस की थी। सो यहाँ पे राइट आंसर है हमारा नागासेना। ऑथर कौन है? नागासेना। मिलिंदा पन्हा बुक नागासेना। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in the Gupta administration, the officer known as Uparika was placed in charge of. So the right answer is Bhukti. भुक्ति जो होता था, ये प्रोविंस को भुक्ति कहते थे। सो अगर हम बात करते हैं आज की, पहले स्टेट होता है, फिर उसमें डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, फिर विलेजेस होते हैं, ठीक है। तो ऐसे सिस्टम पहले भी था। क्या होता था? डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, ये टर्म्स इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। सो डिस्ट्रिक्ट को क्या कहा जाता था? डिस्ट्रिक्ट को विषाया कहा जाता था, विलेज को ग्रामा कहा जाता था, प्रोविंस को भुक्ति कहा जाता था। तो सबसे बड़ा इनमें से क्या होता था? भुक्ति होता था, सबसे बड़ा भुक्ति होता था, उसके बाद विषाया होता था, उसके बाद विलेज होता था। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। कभी पूछने भुक्ति क्या होता था, जैसे यहाँ पे पूछा है, तो भुक्ति जो है प्रोविंस को कहते थे। और यहाँ पे तो पूछा है कि भुक्ति को जो है बेसिकली कौन
यहाँ का इंचार्ज होता था, तो उपारे का रूल करता था भुक्ति को, प्रोविंस को। और ये गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पूछा गया, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि हर डायनेस्टी में अपना अपना पूरा इंतजाम था, अपने हिसाब से इंतजाम किया गया था। तो यहाँ पे गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन से पूछा, तो गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे बड़ा जो यूनिट होता था प्रोविंस होता था। प्रोविंस को क्या कहते थे? भुक्ति कहते थे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट को विषया कहा जाता था, और इसे कौन रूल करता था? विषयापति। एंड विलेज को कहा जाता था ग्रामा, और इसको कौन रूल करता था? ग्रामरी, ठीक है। और उपारे का फॉर प्रोविंस या फिर भुक्ति। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज The Hunas invaded India during the reign of which prominent Gupta emperor? So यहाँ पे हुनास ने जब इन्वेड किया था, अटैक किया था इंडिया पे, तो उस टाइम पे गुप्ता डायनेस्टी रूल कर रही थी, ठीक है। सो गुप्ता के कौन से रूलर थे उस टाइम पे? तो द राइट आंसर इज स्कंदा गुप्ता। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, स्कंदा गुप्ता। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूनिक rock cut monolithic Rath temples at Mahabalipuram were constructed under the patronage of which पल्लवा किंग। सो अगर हम टेम्पल आर्किटेक्चर की बात करते हैं इंडियन हिस्ट्री में, तो सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन रहा है टेम्पल आर्किटेक्चर का, वो स्टार्ट किसके टाइम पे हुआ था? ड्रेविडा, स्पेशली ड्रेविडा टेम्पल आर्किटेक्चर वो पल्लवा के टाइम पे स्टार्ट हुआ था। पल्लवास ने बहुत कंट्रीब्यूट किया है। एंड इसी में जो है रथ टेम्पल्स होते थे, ठीक है। जो टेम्पल्स जो होते थे वो पूरे पूरे रथ के शेप के होते थे। तो ये जो रथ टेम्पल्स हैं बेसिकली ये रॉक कट मोनोलिथिक, मतलब एक स्टोन होता था बड़ा सा, इसी स्टोन को कट करके इसमें जो है टेम्पल्स क्रिएट किए जाते थे, और वो पूरे रथ के शेप के होते थे। तो ये रथ टेम्पल्स होता था, रॉक कट मोनोलिथिक रथ टेम्पल्स। और ये है कहाँ, कौन सी जगह पे? महाबलीपुरम में है। एंड यहाँ पे पूछ रहे हैं कि बेसिकली ये रथ टेम्पल वाला जो है कंस्ट्रक्शन किसके टाइम पे स्टार्ट होता है, किसके दौर में स्टार्ट हुआ था, उस टाइम कौन रूलर थे? द राइट आंसर इज नरसिम्हा वर्मन वन। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट है The system of dual government or diarchy in the provinces of British India was introduced by which act? So यहाँ पे diarchy provinces में पूछ रहे हैं, provinces में diarchy कौन से एक्ट के तहत जो इंट्रोड्यूस किया था ब्रिटिशर्स ने? सो द राइट आंसर इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसे मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहा जाता है, ठीक है, या फिर एक्ट भी कहा जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919, ठीक है। सो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अच्छा, एंड इस एक्ट के जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं उनमें से एक ये भी है कि अगर कभी ये पूछ रहे कि विमेन को राइट्स जो हैं, वोटिंग राइट्स कौन से एक्ट के तहत मिले थे? सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत मिला था। एंड जो बाईकैमरलिज्म वाला सिस्टम यानी कि जो अपर हाउस है एंड लोअर हाउस है, यानी कि लोकसभा एंड राज्यसभा जो है, ये वाला बाईकैमरलिज्म वाला सेंट्रल गवर्नमेंट में बाईकैमरलिज्म कौन से एक्ट के तहत इंट्रोड्यूस हुआ था? तो वो भी हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत। एंड वोटिंग राइट्स जो मिले थे विमेन को, वो भी मिला था 1919 के एक्ट के तहत। एंड ये स्पीकर वाली जो पोस्ट है बेसिकली स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर, तो उस टाइम पे स्पीकर को प्रेसिडेंट कहा जाता था, डेप्यूटी स्पीकर को वाइस प्रेसिडेंट कहा जाता था। तो ये वाला जो स्पीकर वाली पोस्ट जो है ये भी स्टार्ट हुई है कौन से एक्ट के बाद? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। सो यहाँ पे जो प्रोविजंस हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्वेश्चन बनते हैं वहां से, ठीक है। एंड इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 की अगर हम बात करें तो इस एक्ट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, इसको मॉर्ले मिंटो एक्ट भी कहते हैं, मॉर्लो मिंटो एक्ट, ठीक है, या फिर मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहा जाता है। सो 1909 क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट जो है मुस्लिम्स के लिए ये स्टार्ट कर दिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। बेसिकली इसको जो है एक तरीके से लीगलाइज कर दिया था कम्युनलिज्म को, ठीक है। तो यहाँ पे 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स ये स्टार्ट कर दिया था इन लोगों ने। एंड 1935 का एक्ट जो है ये बहुत वास्ट है, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, काफी सारे प्रोविजंस, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो प्रोविंस में डायरकी स्टार्ट की है यहाँ पे 1919 में, 1935 में इसको जो है खत्म कर दिया था। एंड टोटल इंडिपेंडेंस दे दी थी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस दे दी थी प्रोविंसेस को 1935 एक्ट में। एंड ये डायरकी वाला सिस्टम जो है ये बोला गया था 1935 एक्ट में कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट में भी स्टार्ट किया जाएगा सेंट्रल लेवल पे, बट सेंट्रल लेवल पे ऐसा नहीं हुआ था। सेंट्रल लेवल पे ये वाली चीज डायरकी वाली सेंट्रल लेवल पे कभी इंप्लीमेंट नहीं हुई, है ना। एंड यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज कि the next question is the unique rock cut monolithic Rath temples at Mahabalipuram were constructed under the patronage of Pallava king, which Pallava king? So अगर हम टेम्पल आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो टेम्पल आर्किटेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि टेम्पल आर्किटेक्चर जो है ये सबसे ज्यादा, अगर हम बात करते हैं टेम्पल आर्किटेक्चर की कंट्रीब्यूशन किसका रहा, तो अगर बहुत ज्यादा टेम्पल्स वगैरह कंस्ट्रक्ट किए गए तो वो गुप्तास के टाइम पे किए गए। बट ये जो है टेम्पल आर्किटेक्चर, ड्रेविडा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर की अगर हम बात करते हैं तो इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है पल्लवा किंग्स का। तो यहाँ पे जो है अब वहाँ पे टेम्पल्स बनाए जाते थे पल्लवास के टाइम पे, एक मोनोलिथिक मतलब यानी बहुत बड़ा एक स्टोन होता था, उसी को कार्व आउट करके इसमें पूरा टेम्पल क्रिएट किया जाता था। एंड उसके बाद ये टेम्पल जो है रथ टेम्पल्स कहा जाता था, मतलब ये, और इसको सेकंड स्टेज ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर भी कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। एंड रथ के शेप के जो है टेम्पल्स होते थे, ठीक है, रथ के शेप के पूरे एक ही स्टोन में कार्व करके रथ बनाया जाता था, रथ टेम्पल्स कहते थे उसको। ये कहाँ बनवाए गए ये रथ टेम्पल्स? महाबलीपुरम में। एंड कौन से पल्लवा किंग ने ये रथ टेम्पल्स स्टार्ट किए थे, किसने बनवाना शुरू किया था? द राइट आंसर इज नरसिम्हावर्मन वन। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, नरसिम्हावर्मन वन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
The system of dual government diarchy in the province of British India was introduced by which act? So diarchy जो है प्रोविंस में, ये कौन से एक्ट में इंट्रोड्यूस किया गया था? ये इंट्रोड्यूस किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। सो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। यहाँ पे प्रोविंस की बात हो रही है। एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि इन्हीं प्रोविंस में जो डायरकी का सिस्टम स्टार्ट किया गया था 1919 में, एंड प्रोविंसेस में जो बजट सिस्टम था, तो बजट को जो है ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व सब्जेक्ट में भी डिवाइड करा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 के तहत, ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व सब्जेक्ट के बीच में, ठीक है। एंड अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 की और हम बात करें तो यहाँ और क्या प्रोविजंस थे, जैसे आज हम देखते हैं स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर की जो पोस्ट है, ठीक है, तो उस टाइम क्या कहा जाता था? स्पीकर को प्रेसिडेंट कहा जाता था, डेप्यूटी स्पीकर को वाइस प्रेसिडेंट कहा जाता था, ठीक है। और ये जो है प्रोविजन स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर वाला, ये स्टार्ट कब हुआ था? ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत स्टार्ट किया गया था। एंड अगर पूछ लें कि विमेन को वोटिंग राइट्स कब से मिले थे, कौन से एक्ट के तहत विमेन को वोटिंग राइट्स मिले थे, तो वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत जो है विमेन को वोटिंग राइट्स दिए गए थे, ठीक है। सो यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस मैंने आपको बता दिए हैं। एंड यहाँ जो आंसर था हमारा वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। अच्छा, इसको जो है चेम्सफोर्ड मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहते हैं, या फिर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट एक्ट है, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। एंड यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट स्टार्ट कर दिया था, कम्युनलिज्म को लीगलाइज कर दिया था बेसिकली, ठीक है। और इसको इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 को मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहा जाता है, या फिर मॉर्ले मिंटो एक्ट भी कहा जाता है। सो यहाँ पे ऑप्शन बी था हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट है, अच्छा एक और चीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, ये मैं आप लोगों से बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। एक और बार इंपॉर्टेंट प्रोविजन बता देती हूँ। बाई कैमरलिज्म जो सेंटर में, यानी कि अपर हाउस एंड लोअर हाउस, यानी कि लोकसभा एंड राज्यसभा का जो कॉन्सेप्ट है, वो कहाँ से लिया गया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 इंट्रोड्यूस किया गया था सेंट्रल लेवल पे बाई कैमरलिज्म। ये स्टार्ट किया, ये जो है बेसिकली 1935 एक्ट में 1935 एक्ट के थ्रू किया गया था। सो ये इंपॉर्टेंट प्रोविजन है एंड इसके काफी सारे जो है प्रोविजंस इंपॉर्टेंट, ये सारे मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ पहले ही। अब नेक्स्ट देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द सत्यशोधक समाज इन महाराष्ट्र इन 1873। सो यहाँ पे एक तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनेगा कि सत्यशोधक समाज कौन सी ईयर में एस्टैब्लिश की गई थी? सो 1873, ठीक है, ईयर इंपॉर्टेंट है। सेकंड चीज की से फाउंडर पूछा, ये क्वेश्चन मैंने हमेशा रखा है, हर सेट में रखा है क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सत्यशोधक समाज जो है ये फाउंडर कौन है इसके? ज्योतिराव फुले। ज्योतिराव फुले इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द हिस्टोरिक लखनऊ पैक्ट ऑफ 1916 was signed between the Indian National Congress and All India Muslim League under the presidency of। so यहाँ पे बेसिकली ये पूछ रहे हैं जो 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो बैठक हुई है या जो कॉन्फ्रेंस हुई है लखनऊ पैक्ट जिसमें साइन किया गया था 1916 में, तो इसको प्रिजाइड किसने किया था, ठीक है, कौन प्रेसिडेंट थे? तो यहाँ पे लखनऊ पैक्ट, एक तो क्वेश्चन आपका ये बन सकता है यहाँ से कि लखनऊ पैक्ट डायरेक्ट अगर पूछना होगा इजी क्वेश्चन तो ये सीधे सीधे पूछ लेंगे कि लखनऊ पैक्ट जो है कौन से ईयर में साइन हुई थी, तो 1916 में साइन की गई थी, है ना। एंड सेकेंड पूछ सकते हैं कि किसके बीच में साइन हुई थी, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग के बीच में जो है साइन किया हुआ था ये लखनऊ पैक्ट। एंड थर्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं कि किसने प्रिजाइड किया था इस मीटिंग को, सो AC मजूमदार इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, अंबिका चरण मजूमदार। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ईयर डिड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी pass the regulating act bringing its Indian affairs under the direct monitoring of the British Parliament? So the right answer is regulating act of 1773। so ये एक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस एक्ट के थ्रू जो है धीरे धीरे सेंट्रलाइजेशन जो है स्टार्ट की थी, पावर को सेंट्रलाइज करना स्टार्ट कर दिया था ब्रिटिश पार्लियामेंट ने। पहले क्या होता था, ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी इंडिया पे, है ना। उसके बाद हम देखते हैं 1858 में डायरेक्ट क्राउन रूल आ जाता है 1858 में। तो ये जो पूरा 100 ईयर का प्रोसेस रहा है 1773 से स्टार्ट होकर 1858 तक, तो यहाँ पे जो है धीरे धीरे इन 100 सालों में क्या किया था ब्रिटिश पार्लियामेंट ने या ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के राइट्स जो है धीरे धीरे स्नैच करने स्टार्ट कर दिए थे, है ना। तो ये जो स्टार्ट हुआ है ये स्टार्ट हुआ है 1773 में, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के तहत स्टार्ट हुआ है ये। एंड ये एक्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्या काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं, काफ़ी सारे प्रोविजंस थे इस एक्ट में। तो 73 GGB +4 SC एंड LC, इस कोड के थ्रू आप इसके सारे प्रोविजंस याद रख सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ क्या ये 73 क्या है, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। GGB क्या, पहले गवर्नर ऑफ बंगाल होता था बट ये डिजाइनेशन चेंज करके 1773 एक्ट में कर दिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल +4 मेंबर्स। 4 मेंबर्स जो होते थे ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को असिस्ट करने के लिए होते थे इसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, ठीक है। एंड SC क्या, सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश किया गया था कैलकाटा में 1773 एक्ट के तहत। एंड LC है, LC लेजिस्लेटिव सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट किया गया था, ठीक है। अब नेक्स्ट है यहाँ पे द संथाल रिबेलियन
1855, 1856 a major tribal uprising against the oppressive British revenue system was led by. So ये मैंने आपसे एक्सप्लेनेशन में डिस्कस कर चुकी हूँ मैं. संथाल रेबिलियन, क्वेश्चन एक तो ये बन सकता है कौन से ईयर में हुआ था, 1855 एंड 1856 में, ठीक है. एंड यहाँ पे इसके पूछे लीडर कौन थे, तो लीडर थे सिद्धू एंड कान्हू मुर्मू, सिद्धू एंड कान्हू मुर्मू. सो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर. ये ट्राइबल अपराइजिंग थी, सो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, सिद्धू मुर्मू एंड कान्हू मुर्मू. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज who was the British Governor General of India when the revolt of 1857 broke out. सो जब रिवोल्ट हुआ था 1857 का, तो उस टाइम पे कौन वाइसरॉय था, उस टाइम पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था, सो उस टाइम पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था लॉर्ड कैनिंग. ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, लॉर्ड कैनिंग. इसके बाद ही 1858 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया, इसके तहत जो है ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का डिजाइनेशन चेंज करके क्या कर दिया गया था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड वाइसरॉय. ठीक है, तो इंडिया का फर्स्ट वाइसरॉय जो है वो कौन है, लॉर्ड कैनिंग. ये याद रखना है आपको. और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, अच्छा मैं आपको पहले बताती हूँ स्टार्टिंग से. फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ बंगाल अभी हमने देखा 1773 एक्ट में किया गया, ठीक है, डिजाइनेशन चेंज. तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था वॉरेन हेस्टिंग. वॉरेन हेस्टिंग फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल. फिर 1833 में होता है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को चेंज करके क्या कर दिया जाता है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था विलियम बेंटिक. उसके बाद इस फर्स्ट ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का डिजाइनेशन चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड वाइसरॉय कर दिया जाता है 1858 के एक्ट के तहत. ठीक है, और ये फर्स्ट कौन था, ये था लॉर्ड कैनिंग. सो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर. और 1857 का जो रिवोल्ट हुआ है उस टाइम पे भी जो ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के तौर पे था, ठीक है, उसके बाद इसकी डिजाइनेशन चेंज करके वाइसरॉय भी ऐड कर दिया. तो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड वाइसरॉय था लॉर्ड कैनिंग. नेक्स्ट है अब The political organization named East India Association was founded in London in 1866 by. So यहाँ पे ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो है ये ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश की गई थी, कहाँ, लंदन में एस्टैब्लिश की गई थी, किया गया था इसे. एंड ये जो है कौन से ईयर में एस्टैब्लिश किया गया है, 1866 में. और यहाँ पे इसके फाउंडर पूछ रहे हैं, तो फाउंडर जो है किसने एस्टैब्लिश किया था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ये स्टार्ट किया था दादा भाई नौरोजी. दादा भाई नौरोजी इज द राइट आंसर. ईयर था 1866, कहाँ किया गया था, लंदन में किया गया था. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज in which session did the INC officially split into two factions, the moderates and the extremists. So moderates and extremists ये तो बहुत फेमस सेशन था, ये आपको पता होना चाहिए और ये मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया है. तो सूरत सेशन या सूरत स्प्लिट जो कहा जाता है, सूरत सेशन या फिर सूरत स्प्लिट ऑफ 1907. सो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर. यहाँ पे कांग्रेस जो है डिवाइड हो गई थी मॉडरेट्स में एंड एक्सट्रीमिस्ट में. ठीक है, दो फैक्शंस हो गए थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के सूरत सेशन में 1907 में, जिसे सूरत स्प्लिट भी कहा जाता है. सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट है द फेमस बुक गुलामगिरी वॉज रिटन बाय विच इंडियन सोशल रिफॉर्मर. सो गुलामगिरी बुक जो है, जो बुक गुलामगिरी है इसके राइटर पूछ रहे हैं. तो ये मैंने आपके साथ पहले डिस्कस किया था. एक्सप्लेनेशन इसीलिए बोलते हैं आप लोग सुना करिए, स्किप मत क्या करिए. ठीक है, सो यहाँ पे गुलामगिरी मैं आप लोगों के साथ पहले एक्सप्लेनेशन में बता चुकी हूँ प्रीवियस वीडियोज में. गुलामगिरी द राइट आंसर इज ज्योतिराव फुले. सो ज्योतिराव फुले ने लिखी है गुलामगिरी बुक. ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर. नेक्स्ट है Who among the following Urdu poets was present during both the 1857 revolt in Delhi and witnessed the decline of the Mughal Empire? So यहाँ पे जो है कौन से उस टाइम पे कौन से ऐसे पोइट थे जिन्होंने 1857 का रिवोल्ट भी देखा है एंड 1857 के रिवोल्ट के बाद ही तो जो पूरा मुगल डायनेस्टी था वो पूरी तरीके से खत्म हो गया था. तो मुगल डायनेस्टी की जो है मुगल एम्पायर का डिक्लाइन भी देखा है. सो वो थे मिर्जा गालिब. ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, मिर्जा गालिब. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज The specialized department of agriculture called Diwan-e Amir-e-Kohi was established during the Delhi Sultanate by. So यहाँ पे जो दीवाने कोही है या दीवाने कोही किसके लिए, ये डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर होता था दिल्ली सल्तनत में. दिल्ली सल्तनत में डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, ये टर्म इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछ लेते हैं कौन सा डिपार्टमेंट है. तो दीवाने कोही डिपार्टमेंट जो है ये दिल्ली सल्तनत में होता था. डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर को कहा जाता था दीवाने कोही. एंड ये किसने एस्टैब्लिश किया था इस डिपार्टमेंट को? सो द राइट आंसर इज मोहम्मद बिन तुगलक. सो मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है दीवाने को ही स्टार्ट किया था. एक और चीज जैसे दीवाने ये फिरोज शाह तुगलक ने भी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स एस्टैब्लिश किए थे, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ चैरिटी हो गया, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव्स हो गया. तो ये इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स जो है फिरोज शाह तुगलक ने एस्टैब्लिश किए थे. एंड यहाँ पे दीवाने कोही की बात करें तो दीवाने को ही स्टार्ट किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने. नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोमिनेंट मेडिवल ट्रैवलर
इब्न बतूता हु ऑथर्ड द फेमस बुक रिहला केम टू इंडिया फ्रॉम विच कंट्री। सो यहाँ पे जो है इब्न बतूता की अगर हम बात करते हैं तो इब्न बतूता की एक इंपॉर्टेंट बुक है रिहला, ठीक है, रिहला, इब्न बतूता की इंपॉर्टेंट बुक है रिहला। इस बुक का नाम याद रखना है, पूछा गया एग्जाम में। एंड यहाँ पे पूछ रहे हैं कि ये जो ट्रैवलर थे ये कौन सी कंट्री से थे, तो ये थे मोरक्को से। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, मोरक्को। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which Delhi Sultan introduced the famous market control and price regulation system to maintain a large standing army। So जो पूरा मार्केट कंट्रोल सिस्टम जो है ये स्टार्ट किसने किया था, प्राइस रेगुलेशन सिस्टम ये स्टार्ट किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, अलाउद्दीन खिलजी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज The Dehsala system, a highly advanced land revenue settlement system based on the average produce of the past 10 years, was introduced during Akbar's reign by। So यहाँ पे दहसाला सिस्टम जो है ये पूरा जो बेसिकली पूरा एग्रीकल्चर से रिलेटेड था, जिसमें काफ़ी सारे चीज़ें होती थी, बटाई होता था कि मतलब पोस्ट हार्वेस्ट और हार्वेस्ट पीरियड से पहले के, तो ये सारी चीज़ें जो है कलेक्ट की जाती थी, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती थी, उसके बेसिस पे ये दहसाला सिस्टम जो है पूरा इंट्रोड्यूस किया गया था। इसमें पूरा 10 साल का देखा जाता था। ये जो है बेसिकली बहुत बड़ा टॉपिक है दहसाला सिस्टम। तो आप बस नाम याद रखिएगा कि दहसाला सिस्टम जो है ये लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम था, है ना, और ये स्टार्ट किया गया था। एक तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि ये क्या था दहसाला सिस्टम, तो एक क्वेश्चन ये बन सकता है ये था लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम। सेकंड चीज कि दहसाला सिस्टम कौन से रूलर के टाइम पे था, अकबर के टाइम पे हुआ था, ठीक है, अकबर ने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली जिस मिनिस्टर ने इंट्रोड्यूस किया था यहाँ पे उसका नाम पूछ रहे हैं, तो अभी मैं आपको बताती हूँ। पहले आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पे वो बता रही हूँ मैं आपको। तो किसके टाइम पे, कौन से रूलर के टाइम पे हुआ था, अकबर के टाइम पे, या कभी कभी डायनेस्टी पूछ लेते हैं तो मुगल डायनेस्टी के टाइम पे। और ये जो है इसमें जो है एवरेज निकाला जाता था प्रोड्यूस का, पास्ट 10 ईयर्स के प्रोड्यूस का एवरेज निकाला जाता था। उसके बाद फिर जो रेवेन्यू होता था उसको उस तरीके से फिर पूरा इंप्लीमेंट किया जाता था कि कैसे होगा। तो यहाँ पे कौन से मिनिस्टर ने स्टार्ट किया था दहसाला सिस्टम, ये स्टार्ट किया था राजा टोडरमल। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, राजा टोडरमल। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज The beautiful monument Gol Gumbaz, featuring one of the largest domes in the world, is the museum of which ruler? So गोल गुम्बज जो है किसने कंस्ट्रक्ट करवाया था, यहाँ पे सीधे सीधे ये पूछ रहे हैं। So the right answer is मोहम्मद आदिल शाह। So ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, मोहम्मद आदिल शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायनामिक भक्ति सेंट कबीर वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ विच दिल्ली सुल्तान। सो कौन से दिल्ली सुल्तान के कंटेम्प्रेरी थे कबीर, कबीर सेंट जो है ये थे सिकंदर लोधी। सो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, सिकंदर लोधी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हिस्टोरिक बैटल ऑफ हल्दी घाट 1576 was fought between the Mughal forces led by Raja मान सिंह एंड। सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकता है, बैटल ऑफ हल्दीघाटी। बैटल ऑफ हल्दीघाटी कौन से ईयर में हुई थी, तो 1576 में हुई है बैटल ऑफ हल्दीघाटी। और ये किसके बीच में हुई थी, मुगल फोर्सेस के बीच में हुई थी। और मुगल फोर्स को लीड कौन कर रहा था, कौन लीड कर रहे थे मुगल फोर्स को, ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में और पूछा गया है, ठीक है। तो मुगल फोर्स को बैटल ऑफ हल्दीघाटी में किसने लीड किया था, राजा मान सिंह ने, राजा मान सिंह ने लीड किया था, ठीक है। और यहाँ पे पूछ रहे हैं मुगल फोर्सेस एंड किसके बीच में हुई थी ये जो बैटल ऑफ हल्दीघाटी थी, ये थी महाराणा प्रताप। सो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। और मुगल फोर्सेस को किसने लीड किया था, राजा मान सिंह ने किया था। और राजा मान सिंह वर्सेस महाराणा प्रताप, बैटल ऑफ हल्दीघाटी 1576, ईयर भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इन द मराठा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम अष्टप्रधान द ऑफिशियल हु हैंडल्ड फॉरेन अफेयर्स एंड रॉयल कोर्ट सेरेमनीज वॉज कॉल्ड। सो यहाँ पे अष्टप्रधान क्या होते थे, अष्टप्रधान मतलब ये इंपॉर्टेंट 8 मिनिस्टर्स होते थे मराठा एडमिनिस्ट्रेशन में, 8 मिनिस्टर्स होते थे एंड पूरा जो है एडमिनिस्ट्रेशन यही लोग हैंडल करते थे, ठीक है। इनमें से अब पूछ रहे हैं इन 8 मिनिस्टर्स में एक होते थे सुमंत और दबीर, ठीक है, सुमंत और दबीर। सो ये जो थे ये फॉरेन अफेयर्स देखते थे एंड रॉयल कोर्ट के सेरेमनीज वगैरह जो होते थे उसको देखते थे ये, ठीक है, वो हैंडल करते थे फॉरेन अफेयर्स वगैरह। तो यहाँ पे बेसिकली इनका नाम पूछा गया था कि इस पोस्ट को हैंडल करने वाले को क्या कहते थे, सुमंत कहते थे, दबीर कहा जाता था। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। अमात्य, अमात्य क्या होते थे, ये मिनिस्टर्स, नॉर्मल जो हाई ऑफिशियल मिनिस्टर्स होते थे उन्हें कहा जाता था न्यायाधीश, चीफ जस्टिस, ठीक है, एंड पेशवा होते थे प्राइम मिनिस्टर, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सुमंत या फिर दबीर। नेक्स्ट है which Mughal emperor banned the cultivation and sale of tobacco throughout his empire in the early 17th century। So 17th century में जो टोबैको की सेल वगैरह थी इसको किसने बैन कर दिया था, इसको बैन कर दिया था जहांगीर। सो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, जहांगीर ने टोबैको को बैन कर दिया था थ्रू आउट द एम्पायर। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है द हिस्टोरिक ट्रीटी ऑफ सेरिंगापटम 1792 was signed at the एंड ऑफ विच कॉन्फ्लिक्ट। सो ट्रीटी ऑफ सेरिंगापटम मैंने आपको इसकी ट्रिक भी बताई थी लर्न करने की। 1792 ट्रीटी ऑफ सेरिंगापटम जो है ये कौन से एंग्लो माइसोर वॉर में जो है
वो क्या गया था साइन, ये क्या गया था सेकंड वॉर में, सेकंड एंग्लो माइसोर वॉर। सो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, सेकंड एंग्लो माइसोर वॉर। टोटल माइसोर वॉर जो हुई है वो 4 माइसोर वॉर हुई है, ठीक है। फोर्थ वाली माइसोर वॉर यानी कि जो लास्ट माइसोर वॉर थी, इसमें टीपू सुल्तान को मार दिया था ब्रिटिशर्स ने, एंड यहाँ पे कोई ट्रीटी वगैरह साइन नहीं हुई थी। तो बेसिकली जो मेनली 4 वॉर में से ट्रीटी साइन हुई है वो 3 ट्रीटी साइन हुई है, 3 ट्रीटी साइन हुई है, जिनमें से एक है ट्रीटी ऑफ सेरिंगापटम, और ये हुई थी 1792 में। और ये बेसिकली सॉरी, यहाँ पे मैंने आपको सेकंड बता दिया, सेकंड नहीं होगा, यहाँ पे थर्ड एंग्लो माइसोर वॉर होगा। थर्ड एंग्लो माइसोर वॉर में ट्रीटी ऑफ सेरिंगापटम साइन की गई थी। इसकी ट्रिक मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि कौन कौन सी 3 जो है ट्रीटी साइन की गई थी। सो मैड मैन सिरी, मैड मैन सिरी, ये मैड मैन सिरी क्या है, मैड है मद्रास, ट्रीटी ऑफ मद्रास फर्स्ट एंग्लो माइसोर वॉर, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर सेकंड एंग्लो माइसोर वॉर, एंड ट्रीटी ऑफ सेरिंगापटम ये हुई थी थर्ड एंग्लो माइसोर वॉर, ठीक है। तो यहाँ पे गलती से मैंने सेकंड बोल दिया, तो सेकंड नहीं होगा। ट्रीटी ऑफ सेरिंगापटम जो है, ट्रीटी ऑफ सेरिंगापटम थर्ड एंग्लो माइसोर वॉर में साइन हुई थी। सो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, थर्ड एंग्लो माइसोर वॉर। सो एक और बार रिवाइज करवा दूं मैं आपको, ट्रीटी मैड मैन सिरी, सो ट्रीटी ऑफ मद्रास फर्स्ट एंग्लो माइसोर वॉर, ट्रीटी ऑफ मैड मैन है तो मैड मैन यानी कि ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, सेकेंड बैटल ऑफ सेकेंड एंग्लो माइसोर वॉर, एंड यहाँ पे ट्रीटी ऑफ सेरिंगापटम थर्ड एंग्लो माइसोर वॉर। आई होप आप लोगों को याद हो गई होंगी तीनों ट्रीटी एंड तीनों वॉर। सो यहाँ पे ऑप्शन बी जो था यहाँ पे राइट आंसर था, थर्ड एंग्लो माइसोर वॉर। ईयर इंपॉर्टेंट है, कितनी बार ईयर पूछ लेते हैं, तो 1792 में होती ट्रीटी ऑफ सेरिंगापटम, मैडमैन सिरी, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट है द सब्सिडरी अलायंस system used to expand British territories by making Indian states dependent on British military forces was introduced by। तो सिंपल से आपको याद रखना है कि सब्सिडरी अलायंस सिस्टम जो है ये किसने स्टार्ट किया था, सब्सिडरी अलायंस सिस्टम स्टार्ट किया था लॉर्ड वेलेस्ली ने। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, लॉर्ड वेलेस्ली। एक और इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन है जिसे कहा जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है, अगर ये पूछ लें कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने स्टार्ट किया था, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स स्टार्ट किया था डलहाउजी ने, ठीक है, डलहाउजी ने। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहाउजी ने इंट्रोड्यूस किया था। सब्सिडरी अलायंस सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया है, लॉर्ड वेलेस्ली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पूना पैक्ट 1932 was an agreement that led to the abandonment of separate electorates for depressed class in exchange for reserved seats. It was signed between Mahatma Gandhi and ये फालतू की इन्फॉर्मेशन थी सारी। यहाँ पे सिंपल सा पूछें कि जो पूना पैक्ट हुआ था 1932 में हुआ था, एक क्वेश्चन तो ये बन सकता है डायरेक्ट कि कौन से ईयर में हुआ था। सो पूना पैक्ट हुआ था 1932 में, और यहाँ सिंपल ये पूछ रहे हैं कि ये जो है पूना पैक्ट ये किसके बीच में साइन हुआ था, तो महात्मा गांधी एंड डॉक्टर अंबेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, BR अंबेडकर। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि पूना पैक्ट जो साइन किया गया है, ठीक है, तो महात्मा गांधी ने साइन किया, डॉक्टर अंबेडकर ने साइन किया है। अगर पूछ लें कि पूना पैक्ट कौन सी जगह पे साइन किया गया है, क्योंकि ये क्वेश्चन बन चुका है एक एग्जाम में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये जो साइन हुआ है ये हुआ है यरवाड़ा जेल गुजरात, यरवाड़ा जेल गुजरात, ठीक है, यरवाड़ा जेल में साइन हुआ था। उस टाइम गांधी जी जो है वो जेल में थे, यरवाड़ा जेल में थे। सो वहाँ ये पूना पैक्ट साइन हुआ था 1932 में, यरवाड़ा जेल। सो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, BR अंबेडकर के बीच में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यरवाड़ा जेल में हुआ था। नेक्स्ट है हु वॉज इलेक्टेड एज द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया इन December 1946। सो परमानेंट प्रेसिडेंट पूछ रहे हैं। पहले कंटेम्प्रेरी प्रेसिडेंट जो है वो चूज किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, एंड ये जो परमानेंट यहाँ पे परमानेंट पूछा है, तो यहाँ पे टेम्पररी, पहले मैं आपको बता दूं टेम्पररी प्रेसिडेंट कौन थे, सचिदानंद सिन्हा। सचिदानंद सिन्हा को ये एक फ्रेंच प्रैक्टिस थी कि जो ओल्डर मैन होंगे, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा सीनियर होंगे उनको चूज किया जाएगा एज ए प्रेसिडेंट। तो ये फ्रेंच प्रैक्टिस थी, तो ये की गई थी इंडिया में, बट ये टेम्पररी प्रेसिडेंट थे सचिदानंद सिन्हा। परमानेंट प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एंड फर्स्ट मीटिंग जो हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, ये कब हुई थी, ये हुई थी 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। नेक्स्ट है द यंग बंगाल मूवमेंट विच ड्रू इंस्पिरेशन फ्रॉम फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड प्रोमोटेड रेडिकल फ्री थिंकिंग वाज स्टार्टेड बाय। सो यहाँ पे पूछ रहे हैं यंग बंगाल मूवमेंट स्टार्ट किसने किया था, तो ये किया था हेनरी विवियन डिरोजियो ने। सो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, हेनरी विवियन डिरोजियो। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्लासिकल पेट्रियोटिक सॉन्ग वंदे मातरम is featured in which famous historical novel by बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। सो वंदे मातरम ये मैंने आपको पहले भी बताया था एक्सप्लेनेशन में, वंदे मातरम जो है ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखी है, एंड ये कौन सी नोवेल में लिखी गई थी, कौन सी नोवेल का पार्ट है वंदे मातरम, द राइट आंसर इज आनंद मठ। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, आनंद मठ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
Which among the following acts officially changed the designation of the Governor General of Bengal to the Governor General of India? So यहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको पहले ही दे चुकी हूँ. राइट आंसर हो जाएगा रेगुलेट चार्टर एक्ट ऑफ 1833. चार्टर एक्ट ऑफ 1833 गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का डिजाइनेशन चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किया गया था. कौन से एक्ट में? चार्टर एक्ट ऑफ 1833. और पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? विलियम बेंटिक. विलियम बेंटिक. नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे द फेमस इंटरनेशनल बाउंड्री नोन एज द 38th पैरेलल सर्व्स एज द डिवाइडिंग लाइन बिटवीन. सो 38th पैरेलल क्या है? ये बेसिकली लैटिट्यूड, 38th लैटिट्यूड. तो 38th लैटिट्यूड पे जो है कौन सी दो कंट्री डिवाइड कर रही है, डिवाइड हो रही है 38th पैरेलल पे? सो द राइट आंसर इज, ये बाउंड्री है 38th पैरेलल किसके बीच में? नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया. ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which layer of the atmosphere contains the ozone layer which absorbs harmful ultraviolet solar radiation? So ozone layer कौन से जो है वो जोन में है या कौन से एटमॉस्फेयर लेयर में है? सो यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर स्ट्रेटोस्फेयर. स्ट्रेटोस्फेयर सबसे नीचे वाली लेयर जो होती है, सबसे ग्राउंड लेवल पे जो होती है वो होती है ट्रोपोस्फेयर. ट्रोपोस्फेयर से ऊपर होती है स्ट्रेटोस्फेयर. स्ट्रेटोस्फेयर से ऊपर होती है मिजोस्फेयर. मिजोस्फेयर से ऊपर होती है थर्मोस्फेयर. ठीक है. सो स्ट्रेटोस्फेयर जो सेकंड लेयर है, यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे बेसिकली ओजोन लेयर या फिर ओजोन वाली जो अलग से एक लेयर होती है वो स्ट्रेटोस्फेयर में होती है. एंड थर्मोस्फेयर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आयोनोस्फेयर होता है जो रेडियो वेव्स को ट्रांसमिट करती है. ठीक है. सो आयोनोस्फेयर अगर पूछ रहे तो वो होता है थर्मोस्फेयर में. नेक्स्ट है द हाइएस्ट पॉइंट ऑन द प्लैनेट माउंट एवरेस्ट. Mount Everest is geographically located on the border between which two countries? So Mount Everest जो है ये दो कंट्रीज, माउंट एवरेस्ट आपको पता होना चाहिए, माउंट एवरेस्ट इंडिया में तो नहीं है. ठीक है. सो माउंट एवरेस्ट जो है ये कौन सी दो कंट्री के बीच में है? माउंट एवरेस्ट है नेपाल एंड चाइना के बीच में. चाइना का कौन सा वाला पार्ट है? तिब्बत. अगर तिब्बत आ जाए डायरेक्ट तो तिब्बत एंड नेपाल होगा. सो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, नेपाल एंड तिब्बत के बीच में है माउंट एवरेस्ट. नेक्स्ट है यहाँ पे इन ज्योग्राफी डीप नैरो स्टीप साइडेड वैलीज फॉर्म्ड बाय रिवर इरोजन इन एरिड और सेमी एरिड रीजन्स आर नोन एज. तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि जो डीप नैरो स्टीप साइडेड वैलीज होती हैं, मतलब वैलीज हैं इनकी साइड्स में बहुत स्टीप हैं. ठीक है. जो कि रिवर के इरोजन से बनती है. ठीक है. एक तो इरोजनल फीचर्स होते हैं, एक डिपोजिशनल फीचर्स होते हैं. ठीक है. सो यहाँ पे ये इरोजनल फीचर है, बोला गया है एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स पे बनते हैं. सो यहाँ पे क्या है? डीप साइडेड जो वैलीज हैं इनकी जो साइड्स होती हैं बहुत स्टीप होती हैं. ठीक है. तो इनको, इन वाली वैलीज को क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है कैनियंस. ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, कैनियंस. नेक्स्ट है द स्ट्रेट ऑफ मलाका, अ वाइटल ग्लोबल मैरीटाइम ट्रेड चोक पॉइंट, कनेक्ट्स द इंडियन ओशन विद विच वाटर बॉडी? सो स्ट्रेट ऑफ मलाका मैंने आपके साथ जितनी भी डिस्कस किए हैं क्वेश्चंस, उनमें हर सेट में मैंने एक स्ट्रेट रखा है आप लोगों के लिए, जितने भी इंपॉर्टेंट स्ट्रेट हैं, क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है. तो यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ मलाका पूछ रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ मलाका कौन से दो वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करता है? सो ओशन की बात करें तो इंडियन ओशन एंड साउथ चाइना सी. ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, साउथ चाइना सी. एंड स्पेसिफिकली अगर हम बात करते हैं इंडियन ओशन में भी अंडमान सी. ठीक है. अंडमान सी को कनेक्ट करता है साउथ चाइना सी से. साउथ चाइना सी से स्ट्रेट ऑफ मलाका अंडमान सी को साउथ चाइना सी से कनेक्ट करता है. तो यहाँ पे जनरली ओशन पूछा था, सो इंडियन ओशन को कनेक्ट करता है साउथ चाइना सी से. अगर कभी इंडियन ओशन ना दे करके अंडमान सी कर दे तो आप लोगों ने घबराना नहीं है. स्पेसिफिकली जो पॉइंट है वो है अंडमान सी को कनेक्ट करता है साउथ चाइना सी से. एंड वैसे ये अंडमान सी जो है पार्ट है इंडियन ओशन का. ठीक है. आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी. स्ट्रेट ऑफ मलाका कनेक्ट करता है साउथ चाइना सी को इंडियन ओशन से या फिर अंडमान सी को साउथ चाइना सी से. नेक्स्ट है which planet in our solar system is known for its extreme runaway greenhouse effect, making it the hottest planet despite not being closest to the sun? ठीक है. सो कौन सा हमारे सोलर सिस्टम में कौन सा ऐसा प्लैनेट है? ठीक है. काफ़ी सारे प्लैनेट्स हैं जो सन के अराउंड जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं. ठीक है. तो यहाँ पूछ रहे हैं कि कौन सा जो है हॉटेस्ट प्लैनेट है और किस वजह से हॉट है? वो अपने एटमॉस्फेयर की वजह से. ठीक है. जो उसका एटमॉस्फेयर है उसकी वजह से हॉट है. और ये जो प्लैनेट है ये सन के बहुत करीब भी नहीं है. ठीक है. नियर भी नहीं है सन के, उसके बाद भी हॉटेस्ट प्लैनेट कहा जाता है इसको सोलर सिस्टम का. तो ये कौन सा प्लैनेट है? सो वीनस जो हो जाएगा यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बिकॉज इसका जो एटमॉस्फेयर है, वीनस के एटमॉस्फेयर की अगर हम बात करते हैं तो 96% जो है कार्बन डाइऑक्साइड है. 96% जो है कार्बन डाइऑक्साइड है वीनस के एटमॉस्फेयर में. और अर्थ के एटमॉस्फेयर की अगर हम बात करते हैं तो 78% क्या है हमारे यहाँ? 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन एंड 0.002 समथिंग जो है वो कार्बन है, आर्गन है. ठीक है. तो बहुत कम क्वांटिटी में हमारे यहाँ कार्बन. उसके बाद भी अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी रहने लगी है. ठीक है. और वहाँ जो है वीनस पे 96% जो है सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड है. तो वो कितना ज़्यादा हॉटेस्ट प्लैनेट होगा आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते. तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, वीनस. नेक्स्ट है द आइकॉनिक
किबुल लमजाओ नेशनल पार्क, द वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क, इज लोकेटेड इन विच लेक। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैं आपको बता चुकी हूँ, बहुत बार बता चुकी हूँ इसके बारे में, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किबुल लमजाओ नेशनल पार्क, ये जो है कौन से स्टेट में है? मणिपुर में है। ठीक है, और मणिपुर इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वॉर वगैरह हो रही है वहाँ पे, तो यहाँ से जो क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, बन सकते हैं क्वेश्चन। तो किबुल लमजाओ नेशनल पार्क मणिपुर में है, एंड कौन सी लेक में है? तो फ्लोटिंग लेक जो है, ये ओनली फ्लोटिंग लेक है पूरे वर्ल्ड में, तो ये कौन सी लेक है? लोकटक लेक। लोकटक लेक, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, लोकटक लेक। सो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, लोकटक लेक। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फंडामेंटल आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो आप रिलीजन के बेसिस पे मतलब आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते इन ग्राउंड्स के ऊपर। तो ये जो है हमारा है आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। एंड आर्टिकल 19 क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आर्टिकल 14 क्या है? इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। आर्टिकल 16 क्या है? आर्टिकल 16 जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, एंड आर्टिकल 15 डिस्क्रिमिनेशन जो है नहीं कर सकते, प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। और कभी अगर आपसे ये पूछ लें, कभी ऑप्शन दे दें और पूछ लें कि इनमें से सिर्फ और सिर्फ सिटीजन के लिए कौन से फंडामेंटल राइट है, तो ऐसे 5 फंडामेंटल राइट्स हैं। यहाँ पे सिर्फ फंडामेंटल राइट्स की बात हो रही है। ऐसे 5 फंडामेंटल राइट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के लिए, एलियंस के लिए नहीं है, मतलब वो किसी फॉरेनर को नहीं दिया जाएगा। तो वो कौन से हैं? आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30। तो ये 5 राइट्स जो हैं ये एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ सिटीजन के लिए हैं। ठीक है, अब जैसे आर्टिकल 14 है, ये है राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो ये जो ये सबके लिए, ये हर पर्सन के लिए, सिर्फ सिटीजन के लिए नहीं है, ये सारे पर्सन के लिए, चाहे वो फॉरेनर्स हो चाहे वो सिटीजन हो। बट ये 5 राइट्स जो है आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30, ये एक्सक्लूसिवली सिटीजन्स के लिए हैं। ठीक है, सो ये आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए अच्छे से। नेक्स्ट है द इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन दैट डिमार्केट्स द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड चाइना along द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन इज नोन एज। सो इंडिया एंड चाइना के बीच में जो इंटरनेशनल बाउंड्री है उसका क्या नाम है? मैकमोहन लाइन। सो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, मैकमोहन लाइन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हेडक्वार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड। यानी कि सिंपल से यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर पूछ रहे हैं ये कहाँ है? ये है पेरिस में। सो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, पेरिस, फ्रांस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which important parallel of latitude passes almost exactly through the middle of India, dividing the country into nearly 2 equal halves। तो इंडिया को जो है ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, कौन सी इमेजिनरी लाइन है? तो ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज़, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये इंडिया के 8 स्टेट्स से पास होती है, इंडिया के 8 स्टेट्स से पास होती है। ठीक है, और ये 8 स्टेट्स कौन से हैं ये मैंने आपको पहले ही बताया था, अब तक याद हो जाना चाहिए आप लोगों को। 8 स्टेट्स कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो ये 8 स्टेट्स हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ठीक है, एंड कभी ये पूछ लें कि कौन सी रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को इंडिया में 2 बार कट करती है। ठीक है, 2 बार कट करती है, तो कौन सी रिवर है? ये है माही रिवर। और ये क्वेश्चन भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, माही रिवर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्राइमरी जुडिशियल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज लोकेटेड इन। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बहुत बार बता चुकी हूँ, कहाँ है ये? नीदरलैंड, हेग में। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, द हेग। सो क्रिमिनल कोर्ट अगर पूछने क्या ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, अगर पूछना इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, सो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का भी हेडक्वार्टर कहाँ है? नीदरलैंड में, हेग में। ठीक है, सो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट है which major Indian river system is known to originate from the Amarkantak Plateau in Madhya Pradesh and flows westward into the Arabian Sea। सो कौन सी रिवर है जो वेस्टवर्ड यानी कि जो अरेबियन सी में जाके ड्रेन होती है एंड मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट होती है, अमरकंटक प्लेट्यू से, है ना? तो ये है नर्मदा रिवर। सो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, नर्मदा। गोदावरी, कृष्णा एंड महानदी, ये तीनों ही रिवर जो है ये कहाँ ड्रेन होती है? ये होती है बे ऑफ बंगाल में। बे ऑफ बंगाल में जाके ड्रेन होती है। नर्मदा जो है, नर्मदा अमरकंटक प्लेट्यू से ओरिजिनेट होती है एंड ये वेस्टवर्ड फ्लो होते हुए अरेबियन सी में जाके ड्रेन हो जाती है। तो और नर्मदा के अलावा और कौन सी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है? और है वेस्ट फ्लोइंग रिवर तापी रिवर। ठीक है, तापी रिवर, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी अमरकंटक प्लेट्यू से ही ओरिजिनेट होती है, ये भी मध्य प्रदेश से ही ओरिजिनेट होती है, नर्मदा एंड तापी। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट है
The prestigious international sports championship known as the Thomas Cup is associated with. So Thomas Cup मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ. Thomas Cup किससे रिलेटेड है, कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? The right answer is बैडमिंटन. सो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, बैडमिंटन. एंड ये स्टार्ट कब से हुआ है? 1948. ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 1948 से स्टार्ट हुआ है. ठीक है, बैडमिंटन. सो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1925. सो यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया है कि इंडियन वुमन के बारे में पूछें कि कौन सी इंडियन वुमन थी जो प्रिजाइड किया था जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को, तो वो थी सरोजनी नायडू. ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर. ईयर कौन सा था? तो ईयर था 1925. अगर आपसे जनरल क्वेश्चन पूछ लें कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को कौन सी फर्स्ट वुमेन थी, अगर सिंपल पूछ लेते कि फर्स्ट वुमेन कौन थी जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को प्रिजाइड किया था, तब आंसर होता है एनी बसंत. ठीक है, एनी बसंत. बट यहाँ पे मेंशन कर दिया था इंडियन वुमेन. तो इंडियन वुमेन जो थी वो पहली थी सरोजनी नायडू, इन्होंने 1925 में प्रिजाइड किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस की मीटिंग को. एंड एनी बसंत जो थी इन्होंने 1917 में प्रिजाइड किया था, 1917 में. ठीक है, नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स हैज प्रोवाइडेड यूनिक आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ अ सोफिस्टिकेटेड वाटर हार्नेसिंग सिस्टम एंड अ सीरीज ऑफ रॉक कट रिजर्वॉयर्स. सो वाटर मैनेजमेंट के लिए जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी इसको डिक्लेयर किया गया है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट को. ये मैं आपके साथ बार बार डिस्कस कर चुकी हूँ. ये कौन सी साइट है? ये है धोलावीरा. सो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, धोलावीरा. एंड लोथल जो है ये किस चीज़ के लिए फेमस है? लोथल फेमस है डॉकयार्ड के लिए, डॉकयार्ड. एंड दोनों ही साइट्स कहाँ हैं? दोनों ही साइट्स हैं गुजरात में. ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब, द टर्म सीता इन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ द मौर्यन एम्पायर स्पेसिफिकली डिजाइनेटेड. तो सीता टर्म जो है ये किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता था मौर्यन एम्पायर में? ठीक है, और हर एम्पायर के अलग अलग टर्म्स होते थे, ये सब याद करना है आपको. हर इसमें नहीं जाना, स्पेसिफिकली जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं वीडियोज़ में वो सब तो इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो सारे आपको याद होने चाहिए. यहाँ पे सीता टर्म पूछ रहे हैं, मौर्यन एम्पायर में यूज़ किया जाता था. यहाँ पे पूछ रहे हैं किस चीज़ के लिए इस टर्म को यूज़ किया जाता था. सो द राइट आंसर इज, तो जो रेवेन्यू जो है कलेक्ट होता था डायरेक्ट क्राउन लैंड से, जो क्राउन लैंड से डायरेक्ट जो है रेवेन्यू कलेक्ट होता था उसे कहते थे सीता. तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, रेवेन्यू कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम क्राउन लैंड्स. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फोर्थ एंड फाइनल बुद्धिस्ट काउंसिल विच विटनेस्ड द फॉर्मल स्प्लिट ऑफ बुद्धिज्म इनटू हिनयाना एंड महायाना सेक्ट्स वाज हेल्ड एट. सो यहाँ पे टोटल 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई है. ठीक है, यहाँ पे फोर्थ वाला पूछ रहे हैं, फोर्थ वाला कहाँ हुआ था? फोर्थ वाला हुआ था कश्मीर में, कुंडलवना. सो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर. एंड इसको प्रिजाइड किसने किया? इसको जो है बेसिकली किसने करवाया था? कौन से रूलर थे? अगर रूलर पूछ लें आपसे, कुंडलवना कश्मीर. एंड रूलर अगर पूछ लें तो रूलर कौन थे? कनिष्का. ठीक है, 1st सेंचुरी एडी में कनिष्का. सो कनिष्का ने जो है फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल किसने करवाया था? कनिष्का ने. ठीक है, सो यहाँ पे कुंडलवना में हुआ था. ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, कुंडलवना कश्मीर. एंड जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल थी इसमें बुद्धिज्म में जो है बुद्धिज्म डिवाइड हो गया था 2 सेक्ट में, हिनयाना एंड महायाना सेक्ट. हिनयाना एंड महायाना सेक्ट, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, कुंडलवना कश्मीर. एंड रूलर कौन थे, किसने करवाया था ये काउंसिल? कनिष्का ने. ठीक है, 1st सेंचुरी एडी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैग्निफिसेंट सन टेम्पल एट कोणार्क, अ मास्टरपीस ऑफ कलिंगा आर्किटेक्चर, was constructed in the 13th century by which ruler. सो यहाँ पे पूछे कि सन टेम्पल जो है कोणार्क में ये किसने कंस्ट्रक्ट करवाया था? तो ये करवाया था नरसिम्हादेवा वन. सो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, नरसिम्हादेवा वन. नेक्स्ट है इन एंशिएंट इंडिया द फेमस लिटरेरी वर्क मृच्छकटिका which depicts the love story of a poor Brahmin and a wealthy courtesan was written by. So यहाँ पे मृच्छकटिका जो है ये बुक किसने लिखी है? यहाँ पे पूछ रहे हैं, तो मृच्छकटिका बुक लिखी है शूद्रका. ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, शूद्रका. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द ग्रैंड रॉक कट कैलाशनाथा टेम्पल एट एलोरा carved entirely out of a single monolithic rock was built by which राष्ट्रकूटा किंग. एक तो आपको पता होना चाहिए कैलाशनाथ टेम्पल जो है एलोरा में है. एंड ये किसने कंस्ट्रक्ट करवाया था? कौन से मतलब कौन सी डायनेस्टी थी? राष्ट्रकूटा किंग्स. एंड स्पेसिफिकली कौन से किंग ने करवाई थी यहाँ पे ये पूछ रहे हैं. सो द राइट आंसर इज कृष्णा वन. सो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, कृष्णा वन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फॉरेन एम्बेसडर Heliodorus who erected the famous Garuda pillar at Besnagar in honor of Vasudeva visited the court of which Shunga ruler. So ये जो है किसके कोर्ट में आए थे? So the right answer is Bhagabhadra. Option C हो जाएगा right answer, Bhagabhadra. The next question is, which Sangam assembly text is considered the earliest extant work on Tamil grammar and poetics? So अर्ली तमिल ग्रामर बुक जो है वो कौन सी है? टोलकापियम. ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, टोलकापियम. एंड टोलकापियम लिखी किसने है? ये लिखी है टोलकापियर ने.
पियर, ठीक है। तो ये ऐसी बुक्स हैं जिनके आप राइटर्स अगर ना भी पता हो तो नाम देख करके आप लोग पता कर सकते हैं। सो टोल्कापियम लिखिए, टोल्कापियम। और ये टोल्कापियम बुक जो है ये तमिल ग्रामर से रिलेटेड बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब, द हाईली सेंट्रलाइज्ड एंड एफिशिएंट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम बेस्ड ऑन विलेज असेंबलीज उर एंड सभा was the most distinctive features of which medieval dynasty? So ये और सभा ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जो ब्राह्मण्स को टैक्स फ्री लैंड जो है वो ग्रांट की जाती थी, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी कि ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम था। एंड ये कौन से मेडिवल डायनेस्टी के टाइम पे था? ये था इंपीरियल चोलास। सो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, इंपीरियल चोलास। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द सिस्टम ऑफ टोकन करेंसी इन्वॉल्विंग कॉपर एंड ब्रास कॉइन्स टू रिप्लेस सिल्वर कॉइन्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन मेडिवल इंडिया बाय। सो यहाँ पे दिल्ली सल्तनत में कौन से रूलर थे जिन्होंने सिल्वर कॉइन्स को रिप्लेस करके कॉपर के कॉइन्स जो हैं वो स्टार्ट कर दिए थे एंड ब्रास कॉइन्स जो है वो स्टार्ट कर दिए थे मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, मोहम्मद बिन तुगलक। अच्छा, अगर कभी आपसे पूछ लें कि जित्तल एंड टका, ये दोनों कॉइन्स का नेम होता था जित्तल एंड टका, तो ये कॉइन्स किसने स्टार्ट किए थे? ये स्टार्ट किए थे इल्तुतमिश ने। एंड इनमें से टका जो होता था ये सिल्वर कॉइन होता था एंड जित्तल जो होता था ये कॉपर कॉइन होता था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो ये बता दिया, जित्तल एंड टका ये स्टार्ट किया था इल्तुतमिश ने, और टका होता था सिल्वर कॉइन, जित्तल होता था कॉपर कॉइन, है ना। नेक्स्ट है, who was the founder of the independent state of Hyderabad in 1724, assuming the title of Nizamul Mulk Asaf Jahan? तो निजामुल मुल्क असफ जहाँ ये नाम रख लिया था अपना, और इनका ओरिजिनल नेम क्या था? फाउंडर ऑफ हैदराबाद का चिनकिलिज खान। सो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, चिनकिलिज खान। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फेमस पर्शियन क्रॉनिकलर अमीर खुसरो ऑफन कॉल्ड द पैरेट ऑफ इंडिया, ठीक है, इन्हें तूते हिंद भी कहा जाता है या फिर पैरेट ऑफ इंडिया कहा जाता है। सर्व्ड एज अ कोर्ट पोएट फॉर सेवरल सुल्तान्स स्टार्टिंग हिज प्रोमिनेंट कोर्ट कैरियर अंडर। सो इन्होंने जो है, अगर हम अमीर खुसरो की बात करते हैं तो ये काफ़ी सारे रूलर्स के टाइम पे रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा इन्होंने दौर देखा है रूलर्स का, ठीक है। और बहुत ज़्यादा इनके जो बुक्स हैं वहाँ से हमें पता चलता है। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली पूछे कि अमीर खुसरो ने जो अपना करियर स्टार्ट किया था वो सबसे पहले जो कौन से रूलर के अंडर जो है इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था? सो द राइट आंसर इज गियासुद्दीन बलबन। सो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, गियासुद्दीन बलबन। अच्छा, अगर कभी ये पूछ लें, कभी नंबर पूछ लें आपसे कि कितने रूलर्स का जो है इन्होंने दौर देखा, तो 7 रूलर्स का, 7 रूलर्स, ठीक है, 7 रूलर्स के कोर्ट पोएट रहे हैं ये अमीर खुसरो। एंड जो स्टार्ट किया था, बेसिकली स्टार्ट किया था सबसे पहले बलबन के कोर्ट से, गियासुद्दीन बलबन। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट है, द हिस्टोरिक बैटल ऑफ तलीकोटा 1565। ये बैटल इंपॉर्टेंट है, बार बार डिस्कस कर रही हूँ मैं आपके साथ, ठीक है। तो ये आपको अब तक याद हो जाना चाहिए था। बैटल ऑफ तलीकोटा 1565 विच लेड टू द सडन कोलैप्स एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द ग्रैंड विजयनगर एम्पायर वॉज फॉट अगेंस्ट द कंबाइंड फोर्सेज ऑफ। सो बैटल ऑफ तलीकोटा एक तो आपको ये याद रखना है कब हुई थी? 1565 में हुई थी, ठीक है। एंड इसने विजयनगर एम्पायर जो है मतलब पूरी तरीके से खत्म हो गया था एक तरीके से। और ये विजयनगर एम्पायर और किसके बीच में हुई थी? तो ये डेक्कन सल्तनत थी जिनमें 4 डायनेस्टी होती थी। सो डेक्कन सल्तनत यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, डेक्कन सल्तनत। और ये 4 डायनेस्टीज जो थी ये कौन सी थी? अहमदनगर, गोलकुंडा, बिदार, ठीक है, अहमदनगर, गोलकुंडा, बिदार एंड बीजापुर। सो अहमदनगर, गोलकुंडा, बिदार एंड बीजापुर, ये 4 डायनेस्टी थी जिन्हें डेक्कन सल्तनत कहा जाता था। सो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट है, The administrative unit called सरकार during the reign of शेर शाह सूरी and अकबर represented a। So सरकार सूबा, ठीक है। तो ये सरकार जो है ये टर्म जो है ये किसके लिए यूज किया जाता था? सूबा, एंटायर प्रोविंस को सूबा कहा जाता था, ठीक है। सब डिविजन डिस्ट्रिक्ट को परगना कहा जाता था। एंड जो सरकार होता था, सरकार क्या होता था? ये होता था डिस्ट्रिक्ट लेवल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। सो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, डिस्ट्रिक्ट लेवल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट को कहा जाता था सरकार, एंटायर प्रोविंस को कहा जाता था सूबा, और सब डिविजन्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट जो होते थे उसको कहते थे परगना। नेक्स्ट है, द ब्यूटीफुली कार्व्ड अढ़ाई दिन का झोपड़ा एट अजमेर वॉज कमीशनड बाय। सो अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो है ये किसने बनवाया था? ये बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये इंडिया में ममलूक डायनेस्टी के फाउंडर हैं या फिर दिल्ली सल्तनत के फाउंडर हैं, जो कि 1206 में इन्होंने दिल्ली सल्तनत की एस्टैब्लिशमेंट की दिल्ली में, ठीक है। नेक्स्ट है, द कस्टम ऑफ सिजदा एंड पाइबोस to establish the absolute authority of the crown was introduced in the Delhi Sultanate by। So सिजदा एंड पाइबोस ये किसने स्टार्ट किया था? ये स्टार्ट किया था बलबन ने। सो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, गियासुद्दीन बलबन। नेक्स्ट है, द मैग्निफिसेंट सिटी ऑफ फतेहपुर सीकरी इंक्लूडिंग द टावरिंग बुलंद दरवाजा वॉज बिल्ड बाय अकबर टू कमेमोरेट हिज डिसिसिव मिलिट्री विक्ट्री ओवर। सो ये अब तक आप लोगों को याद हो जाना चाहिए था, बहुत बार डिस्कस कर चुकी हूँ। द राइट आंसर इज गुजरात।
ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे गुजरात। गुजरात में जब विक्ट्री मिली अकबर को, उसके बाद बुलंद दरवाजा कंस्ट्रक्ट करवाया गया फतेहपुर सीकरी में, ठीक है। सो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, Who among the following Sikh gurus compiled the Adi Granth, the holy scripture of Sikhism, and installed it at the Harminder Sahib? So total 10 सिख गुरुज हैं। हो सके तो आप लोग सबका सीक्वेंस याद रख लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले तो कौन है, सबसे पहले गुरु नानक देव है ना, तो उसके बाद जो है ऐसी 10 सिख गुरुज है टोटल। तो यहाँ पे पूछे और इन लोगों का कुछ कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, जैसे लंगर स्टार्ट करना, या फिर जो अमृतसर में टेम्पल है, ठीक है, गोल्डन टेम्पल, वो किसने कंस्ट्रक्ट करवाया था, ठीक है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो सब आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे पूछें जो आदि ग्रंथ है, जो होली स्क्रिप्चर है सिखिज्म की, ये किस सिख गुरु ने जो है कंपाइल की थी। सो द राइट आंसर इज गुरु अर्जन देव। सो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, गुरु अर्जन देव। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू इन बंगाल एंड बिहार विच क्रिएटेड अ न्यू क्लास ऑफ हेरिडिटरी लैंडलॉर्ड्स वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1793 बाय। तो 1793 में परमानेंट सेटलमेंट स्टार्ट किया गया था। कहाँ स्टार्ट किया था, बिहार एंड बंगाल वाले रीजन में। और यहाँ पे कौन था उस टाइम पे, गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कॉर्नवालिस। सो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट है, द रेडिकल सोशो रिलीजियस रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन प्रार्थना समाज वॉज एस्टैब्लिश्ड इन बॉम्बे इन 1867 अंडर द लीडरशिप ऑफ। तो प्रार्थना समाज, आपको दो चीजें याद होनी चाहिए। तो प्रार्थना समाज कौन से ईयर में एस्टैब्लिश हुई है, 1867 में, ठीक है, 1867 में। एंड ये इसके फाउंडर कौन थे, आत्माराम पांडुरंग। सो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, आत्माराम पांडुरंग। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग नेशनलिस्ट लीडर्स पब्लिश्ड द हाईली इन्फ्लुएंशियल वीकली जर्नल हरिजन टू एडवोकेट फॉर द राइट्स ऑफ अनटचेबल्स। तो हरिजन की अगर हम बात करें तो हरिजन बहुत फेमस बुक है। किसने स्टार्ट किया था, सॉरी बुक नहीं है, वीकली जर्नल है हरिजन, ये स्टार्ट किया था महात्मा गांधी ने। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, महात्मा गांधी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज the political organization Indian Association of Calcutta, which paved the way for the creation of Indian National Congress, was founded in 1876 by। तो यहाँ पे एक तो आपको पता होना चाहिए इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा। इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा जो है ये 1876 में जो है इसको फाउंड किया गया था, ठीक है। इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा 1876 में फाउंड होता है। यहाँ पे पूछ रहे हैं कि फाउंडर कौन है। सो द राइट आंसर इज सुरेंद्रनाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस। सो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट है, the highly controversial Vernacular Press Act of 1878 aimed at gauging nationalist newspapers published in Indian languages was enacted during the Viceroyalty of। so ये Vernacular Press Act जो है 1878 ये कौन सा उस टाइम पे वाइसरॉय था, किसके टाइम पे ये प्रेस एक्ट जो है ये लाया गया था। सो लॉर्ड लिटन। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, लॉर्ड लिटन। नेक्स्ट है, द हिस्टोरिक गदर मूवमेंट an international revolutionary dynamic aimed at overthrowing British rule in India was founded in San Francisco 1913 by। so गदर मूवमेंट की अगर हम बात करें तो गदर मूवमेंट जो है ये सैन फ्रांसिस्को यूएस में स्टार्ट किया गया था, ठीक है। गदर मूवमेंट कौन से ईयर में किया गया था, ईयर इंपॉर्टेंट है 1913 में, 1913 में। एंड यहाँ पे किसने स्टार्ट किया था, स्टार्ट किया था लाला हरदयाल, लाला हरदयाल। सो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, लाला हरदयाल। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज under whose leadership was the Chittagong Armory raid executed in April 1930 as a part of the revolutionary independence movement। so Chittagong Armory raid की अगर हम बात करें तो ये किसने एग्जीक्यूट किया था, अप्रैल 1930 में किसने लीड किया था चित्तगोंग आर्मरी रेड को, सूर्या सेन। सो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। एंड ईयर इंपॉर्टेंट है चित्तगोंग आर्मरी रेड 1930, ठीक है, और लीडर कौन थे, सूर्या सेन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज the famous August offer of 1940 which promised the expansion of the governor general's executive council and dominion status after the war was issued by। ठीक है, सो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि जो ऑगस्ट ऑफर था 1940 का, इसको किसने इशू किया था। सो द राइट आंसर इज लॉर्ड लिलिथगो, लॉर्ड लिलिथगो। नेक्स्ट है, द डायनेमिक ट्राइबल रेजिस्टेंस नोन एज उलगुलन अगेंस्ट कॉलोनियल फॉरेस्ट लॉज वॉज लेड बाय। सो उलगुलन जो है ये क्या है, ये मुंडा अपराइजिंग जो थी इसे उलगुलन भी कहा जाता है। एंड इसके जो है लीडर कौन थे, बिरसा मुंडा। सो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, बिरसा मुंडा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग वाज द डिफेंस लॉयर फॉर द फेमस इंडियन नेशनल आर्मी ट्रायल्स हेल्ड एट द रेड फोर्ट इन लेट 1940। सो INA ट्रायल जो हुआ इंडियन नेशनल आर्मी ट्रायल 1945 में, तो इसमें जो है कौन से लॉयर जो है डिफेंड कर रहे थे इंडियन नेशनल आर्मी को। सो ये जो काफ़ी सारे लॉयर्स कर रहे थे, जिनमें से थे भूला भाई देसाई, जवाहरलाल नेहरू भी थे, तेज बहादुर सप्रू भी थे। सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। सो ऑप्शन डी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव।
The next question is the radical doctrine of drain of wealth, explaining how the British were systematically pulling economic resources out of India without any real returns, was first formulated by. So drain of wealth जो theory है सबसे पहले किसने दी थी? दादाभाई नौरोजी ने. So option B हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, दादाभाई नौरोजी. The next question is in which historic session did the International Congress adopt the resolution for पूर्ण स्वराज या फिर complete independence under the presidency of जवाहरलाल नेहरू? तो कौन से सेशन में जो है कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड कर दी थी इंटरनेशनल कांग्रेस ने? सो लाहौर सेशन 1929. ठीक है, लाहौर सेशन 1929. ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर. और ये जो सेशन हुआ था ये दिसंबर में हुआ था. उसके बाद 1930 में 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे भी सेलिब्रेट किया था. ठीक है, 26 जनवरी 1930 को फिर जो है इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया था. इस वजह से ये डेट इंपॉर्टेंट है. और हमने जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया है, एनैक्ट किया है, कंप्लीटली जो एनैक्ट किया है वो 26 जनवरी 1930 को ही किया है, ताकि इस डेट को याद रखा जा सके कि पहली दफ़ा जो हमने कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड करने के बाद हमने इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट भी कर ली थी, तो वो 26 जनवरी 1930 को की थी. ठीक है, और अगर कभी ये पूछ ले डायरेक्ट कि ये जो सेलिब्रेट किया गया था ये कौन से सेशन के बाद किया गया था, तो लाहौर सेशन 1929. ठीक है, इसी में पूर्ण स्वराज की डिमांड भी रखी थी. नेक्स्ट है The international boundary known as the Redcliffe line was drawn in 1947 to demarcate the borders between. So Redcliffe line जो है ये किसके बीच में है? अभी हमने डिस्कस किया था ऊपर, मैकमोहन लाइन. मैकमोहन लाइन इंडिया एंड चाइना के बीच में, इंडिया एंड चाइना के बीच में. और रेडक्लिफ लाइन किसके बीच में है? इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में. सो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, इंडिया एंड पाकिस्तान. वहीं पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान के बीच में कौन सी है? डुरांड लाइन. ठीक है, डुरांड लाइन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान के बीच में. इंडिया एंड पाकिस्तान रेडक्लिफ लाइन, इंडिया एंड चाइना मैकमोहन लाइन. नेक्स्ट है The deepest trench on earth, the Mariana Trench, is geographically located in which ocean? So deepest trench जो है वो कहाँ है? वो पैसिफिक ओशन में. ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, पैसिफिक ओशन. The next question is the highest peak of the peninsular mountain plateau in India, Anamudi, is located in which mountain range? So Anamudi जो है ये highest range है. ठीक है, इन peninsular mountains में. एंड ये पूछ रहे हैं कि ये कौन से उसमें है, तो ये है वेस्टर्न घाट्स का पार्ट. ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, वेस्टर्न घाट्स. नेक्स्ट है in which planetary body in our solar system is nicknamed Earth's twin due to its highly similar size, mass and density? So Earth का twin जो है ये मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया था, किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है, so the right answer is Venus. ऑप्शन बी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा Venus. नेक्स्ट है the localized hot, dry and dusty summer winds that blow across the northern plains of India during May and June are locally known as. So क्या कहा जाता है? लू चलती है ना नॉर्थ इंडिया में. सो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, लू. नेक्स्ट है ये सीजनल विंड्स होती हैं. ठीक है, ऐसी वर्ल्ड में अलग अलग जगह पे जो विंड्स चल रही होती हैं उनके अलग अलग नाम है. तो जो इंडिया में चलती है उसको कहते हैं लू. एंड ये हॉट, ड्राई एंड डस्टी विंड्स होती हैं. नेक्स्ट है द लैंडमार्क स्विस कैनाल which significantly reduce the maritime shipping distance between Europe and Asia, directly connects the Mediterranean Sea with the Suez Canal. Suez Canal जो है मेडिटेरेनियन सी को किससे कनेक्ट करती है? रेड सी से. ठीक है, रेड सी से कनेक्ट करती है. सो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, रेड सी. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which major Indian river forms the grand धुआंधार falls near जबलपुर as it cuts through the marble rocks? So धुआंधार फॉल्स जो है कौन से रिवर पर? नर्मदा रिवर. सो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, नर्मदा रिवर. नेक्स्ट है the standard instrument used by geologists and meteorologists to measure the relative humidity at the atmosphere is called a. So relative humidity को measure करने के लिए जो है geologist and meteorologist जो है कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है वो यूज करते हैं? So the right answer is hygrometer. ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, hygrometer. The next question is the prominent global grouping G20 was originally established in 1999 primarily as a forum for. So एक तो आपको पता होना चाहिए कि G20 कौन से ईयर में एस्टैब्लिश हुई है? 1999 में एस्टैब्लिश हुई है. ठीक है, एंड ये किस लिए स्टार्टिंग में जो ओरिजिनली एस्टैब्लिश की गई थी, ये जो है ये किस चीज़ के लिए फोरम था? ये था फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स का फोरम था. ठीक है, सो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, ऑप्शन बी, फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज the absolute power of judicial review in the Indian political system allows the Supreme Court to. So judicial review जो है, judicial review क्या है कि एग्जामिन करना constitutional validity of laws passed by the parliament. जो भी पार्लियामेंट ने लॉज पास करे हैं, ठीक है, वो कहीं हमारे फंडामेंटल राइट्स को स्नैच तो नहीं कर रहे हैं. तो ये सब देखने का काम किसका होता है? हमारी जुडिशरी का. तो जुडिशियल रिव्यू जो है इसी को कहते हैं एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ, कि ये जो लॉज हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट तो नहीं है. ठीक है, ये देखना बेसिकल. तो एग्जामिन करना कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ लॉज पास्ड बाय द पार्लियामेंट. सो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर,
नेक्स्ट है विच फंडामेंटल शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स प्रोविजंस रिगार्डिंग द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन। तो बेसिकली पूछें कि एंटी डिफेक्शन लॉ जो है ये कौन से शेड्यूल में है। सो एंटी डिफेक्शन लॉ ये है 10th शेड्यूल में। सो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर 10th शेड्यूल। अच्छा, ये 10th शेड्यूल जो है ये ऐड कब किया गया था? ये ऐड किया गया था 1985 में ऐड किया गया था एंड 52nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत 1985 में 10th शेड्यूल ऐड किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है। एंड वहीं 7th शेड्यूल किसके लिए है? यहाँ पे जो है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, ये है 7th शेड्यूल में, ठीक है। जो लिस्ट हैं, जो पावर्स डिस्ट्रीब्यूट की गई है यूनियन, स्टेट्स एंड कॉन्करेंट लिस्ट में, वो 7th शेड्यूल है। 8th शेड्यूल जो है ये ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। 8th शेड्यूल ऑफिशियल लैंग्वेजेस एंड 9th शेड्यूल में जो भी लॉज प्लेस किए जाते थे वो मतलब इम्यून फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू, बट अब ऐसा नहीं होता, जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल है, ठीक है। सो 9th शेड्यूल, 7th शेड्यूल, 8th शेड्यूल, 10th शेड्यूल है एंटी डिफेक्शन लॉ, 7th शेड्यूल है लिस्ट, 8th शेड्यूल है ऑफिशियल लैंग्वेजेस। अब नेक्स्ट आइकॉनिक पुलिट्जर प्राइज established in 1917 is an international award presented annually for excellence in। सो पुलिट्जर प्राइज की अगर हम बात करें तो ये 1917 में स्टार्ट होता है एंड बहुत फेमस प्राइज है, आप लोगों को पता होगा। सो यहाँ पे आंसर हम मार्क करते हैं। द राइट आंसर इज जर्नलिज्म, लिटरेचर एंड म्यूजिक। सो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, जर्नलिज्म, लिटरेचर एंड म्यूजिक। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रेस्टिजियस दादा साहेब फाल्के अवार्ड इज इंडियाज हाईएस्ट इंस्टीट्यूशनल अवार्ड गिवन एनुअली फॉर लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन टू। सो दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है ये किसके लिए? ये दिया जाता है इंडियन सिनेमा। सो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, इंडियन सिनेमा के लिए होता है ये दादा साहेब फाल्के अवार्ड। नेक्स्ट है द रामसर कन्वेंशन, an international treaty was signed in 1971 focuses globally on the conservation and sustainable utilization of। so रामसर कन्वेंशन जो है ये किसके लिए होता है? ये होता है वेटलैंड्स के लिए। सो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, वेटलैंड्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज the historical concept of social contract which heavily influenced the democratic ideas of French Revolution was popularized by which philosopher। so यहाँ पे सिंपल पूछें कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जो है ये कौन से फिलोसोफर ने दी थी? सो द राइट आंसर इज जीन जैक्स रूजे। सो रूजे ने दी थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। सो यहाँ पे ऑप्शन बी जो हो जाएगा ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है The entry of the United States into World War II was triggered by the sudden surprise military attack on Pearl Harbor by the naval forces of which nation in December 1941। So World War II में जो है यहाँ पे पूछ रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 जो स्टार्ट हुआ है बेसिकली, तो ये जो है कौन सा इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद ये वर्ल्ड वॉर 2 जो है इसके बाद ये वॉर स्टार्ट हो गई। तो ये जो था अटैक कर दिया था किसने? इंपीरियल जापान ने अटैक कर दिया था पर्ल हार्बर पे, ठीक है। सो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, इंपीरियल जापान। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज The principal judicial organ of the European Union, the Court of Justice of the European Union, is located in। So जो principal judicial organ है यूरोपियन यूनियन का, एक तो इसका नाम याद रखना, कभी पूछ लें आपसे कि यूरोपियन यूनियन का प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन कौन सा है, तो ये है कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ द यूरोपियन यूनियन, ठीक है। एंड ये पूछ रहे हैं कि इसका जो हेडक्वार्टर ये कहाँ है? ये है लग्जमबर्ग में। सो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, लग्जमबर्ग। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज The Grand Canyon, a massive geographical mound carved out over millions of years by the Colorado River, is located in which country? So Colorado River जो है अगर आपको पता होगा तो आप लोग आराम से टिक कर सकते हैं। तो ये कहाँ है? ये है यूएसए में ये रिवर। सो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, यूएसए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which fundamental organ of the UN is responsible for maintaining international peace and security, featuring 5 permanent and 10 non-permanent members? So 5 permanent members होते हैं, 10 non-permanent member होते हैं। कौन सा UN बॉडी है? ये है UN Security Council। So ऑप्शन बी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, UN Security Council। The next question is who among the following became the first यूरोपियन नेविगेटर टू सक्सेसफुली सेल अराउंड द सदर्न टिप ऑफ अफ्रीका या फिर केप ऑफ गुड होप इन 1488। सो 1488 में सबसे पहले जो है अफ्रीका के सदर्न टिप पे कौन पहुंचा था? उसके बाद फिर 10 सालों के बाद फिर इंडिया की डिस्कवरी हुई, तो 1488 में डियाज, ठीक है। सो बार्टोलोमियो डियाज, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज द ओनली IBC साइट विदाउट अ सिटाडेल। सो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, ये मैं आपके साथ बहुत बार डिस्कस कर चुकी हूँ कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में कौन सी ऐसी साइट है जिसमें कोई भी सिटाडेल नहीं था, और कौन सी ऐसी साइट है जो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। सो यहाँ पे जो है अगर हम बात करते हैं कि IBC कौन सी साइट है जिसमें सिटाडेल नहीं था, ठीक है। सो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा चानू दाड़ू, ठीक है। सो ऑप्शन बी है यहाँ पे चानू दाड़ू। और चानू दाड़ू कहाँ है? ये है सिंध पाकिस्तान में। प्रेजेंट है अगर हम बात करें इसकी लोकेशन तो ये कहाँ है? पाकिस्तान के सिंध में, ठीक है। चानू दाड़ू जो है एक लौती साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की जिसमें कोई भी सिटाडेल नहीं है। एंड अगर कभी ये पूछ रहे हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की कौन सी ऐसी साइट है जो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, सो 3 पार्ट्स में कौन सी साइट डिवाइडेड है?
ढोलावीरा, ठीक है, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ प्रीवियस सेशंस में। सो ढोलावीरा जो है एक लौती साइट है जहाँ जो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, आप लोगों ने याद रखना है। और सिटाडेल कहाँ पे नहीं है, चानोदाड़ो है। हमने बात की थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में जितने भी हाउसेस वगैरह मिले हैं वो सारे हाउसेस या पूरी सिटीज़ जो हैं वो सिटीज़ 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती थी, सिटाडेल एंड लोअर टाउन, ठीक है। सिटाडेल जो होता था ये बोला जाता है मतलब कि ये शायद एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट हुआ करता होगा, और जो लोअर टाउन है यहाँ पे जनरल पीपल रहा करते होंगे, है ना। नेक्स्ट है द फेमस डांसिंग गर्ल ब्रॉन्ज स्टैचू फाउंड एट मोहनजोदाड़ो वॉज मेड यूजिंग विच टेक्निक। सो ये जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस एग्जाम्स में पूछा गया है काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो एक चीज़ तो आपको यहाँ यही याद रखनी है क्वेश्चन से कि डांसिंग गर्ल जो है ये ब्रॉन्ज की है, ठीक है। डांसिंग गर्ल ब्रॉन्ज की है एंड ये कहाँ फाउंड हुई थी ये बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये कौन सी साइट पे मिली है, ये मोहनजोदाड़ो साइट पे मिली है ना। एंड डांसिंग गर्ल जो बनाई गई है ब्रॉन्ज से, तो इसमें कौन सी टेक्निक यूज़ की गई थी, ये टेक्निक वाला क्वेश्चन और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। सो ये था लॉस्ट वैक्स कास्टिंग, लॉस्ट वैक्स कास्टिंग। सो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट है In the Rigvedic period, the dynamic tribal assembly that included women in its deliberations was called. So ऋग्वैदिक टाइम पे अगर हम बात करें तो सोसाइटी जो थी वो इगैलिटेरियन सोसाइटी थी, मतलब कि वहाँ पे जो है विमेन सबऑर्डिनेट नहीं हुआ करती थी, या जो 4 कास्ट जो थे ये सारे कॉन्सेप्ट कब आए, ये लेटर वैदिक पीरियड में आए, ठीक है। स्टार्टिंग में जब हम ऋग्वैदिक पीरियड की बात करते हैं तो ये इगैलिटेरियन सोसाइटी, इक्वालिटी देखने को मिलती थी सोसाइटी में। यहाँ पे विमेन भी पार्टिसिपेट्स करती थी हर चीज़ में। विमेन पॉइंट्स भी होती थी, बहुत बड़ी बड़ी विमेन पॉइंट्स भी गुजरी हैं। एंड जो सोसाइटी जैसे शूद्रा हो गए, ब्राह्मण्स हो गए, क्षत्रियज हो गए, तो इनमें कोई भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, ठीक है। और यहाँ पे जो डिवीजन थी ये क्या, ये वर्क के बेसिस पे थी, वर्क के बेसिस पे थी। बट लेटर वैदिक पीरियड में यही चीज़ क्या हो गई, ये बाय बर्थ हो गई कि अगर आप ब्राह्मण के घर में पैदा हुए हो तो आप ब्राह्मण हो, है ना। बट अर्ली वैदिक पीरियड में ऐसा नहीं था। अर्ली वैदिक पीरियड में क्या होता था, जो वेदास का ज्ञान होता था, जिसको नॉलेज होती थी, वो ब्राह्मण कहलाता था, ठीक है। एंड जो ऐसी मर्चेंट्स वगैरह होते थे वो 3rd कैटेगरी जो होती है वैश्या, वो कहलाते थे, ठीक है, अर्ली वैदिक पीरियड में। बट लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ, ये बाय बर्थ हो गया कि अगर आप किसी वैश्या के घर में पैदा हुए हो तो आप मर्चेंट क्लास में पैदा हुए हो तो क्या आप मर्चेंट हो। अगर आप किसी रूरल फैमिली में पैदा हुए हो, क्षत्रिय हो, तो आप क्षत्रिय हो। वो बाय बर्थ हो गया लेटर वैदिक पीरियड में, जहाँ पे इक्वालिटी जो है खत्म हो गई थी, ठीक है। सबऑर्डिनेशन स्टार्ट हो गया था, विमेन का सबऑर्डिनेशन, शूद्रास का सबऑर्डिनेशन, ये सब स्टार्ट हुआ लेटर वैदिक पीरियड में। तो यहाँ पे जो पूछ रहे हैं, यहाँ पूछ रहे हैं कि ऋग्वैदिक पीरियड में विमेन जो है कौन सी ट्राइबल असेंबलीज में जो है बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करती थी, ठीक है। तो यहाँ पे विधाता जो हो जाएगा ये राइट आंसर हो जाएगा। बट ये मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जैसे ये क्वेश्चन है तो इस तरीके के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। अगर पूछे जाएंगे अगर ऐसे क्वेश्चन तो यहाँ पे जैसे सभा, समिति और विधाता एक साथ नहीं होगा, क्योंकि सभा में भी, समिति में भी एंड विधाता में भी जो है विमेन पार्टिसिपेट करती थी, ठीक है। सो यहाँ पे तीनों ही जो हो जाएंगे राइट आंसर हो जाएंगे। बट स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो विधाता जो ये कल्चरल बॉडी होती थी जहाँ पे सब लोग पार्टिसिपेट करते थे, है ना। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए और तीनों ऑप्शंस हो तो ऑप्शन सी पे आप लोगों ने टिक करना है विधाता, क्योंकि ये कल्चरल बॉडी होती थी, है ना। और यहाँ पे फेस्टिवल्स वगैरह जो है वो सेलिब्रेट किए जाते थे, या इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना होता था तो वो सेलिब्रेट किए जाते थे, है ना। वो सारी चीज़ें होती थी यहाँ पे। सो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट है द बेसिक पॉलिटिकल यूनिट ऑफ वैदिक सोसाइटी रिप्रेजेंटिंग अ कलेक्शन ऑफ फैमिलीज वॉज नोन एज। सो वैदिक सोसाइटी में जैसे अभी क्या है, ग्रामा है, डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट्स है, ठीक है, विलेज हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, स्टेट हो गया। तो उस टाइम पे भी ऐसे डिवाइड थी, पूरा पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो ऐसे ही चलता था। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि जब वैदिक सोसाइटी में जो सबसे बेसिक पॉलिटिकल यूनिट कौन सा था, सबसे बेसिक पॉलिटिकल यूनिट जो था जहाँ पे कलेक्शन ऑफ फैमिलीज होती थी, तो उसको क्या कहते थे, उसको कहा जाता था कुला। ऑप्शन बी हो गया राइट आंसर, कुला, ठीक है, कुला। तो ये बेसिक पॉलिटिकल यूनिट होता था कुला, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और ये भी क्या, ये अर्ली वैदिक की बात की जा रही है ना। ऐसे लेटर वैदिक में भी ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए थे एडमिनिस्ट्रेशन में, यही होगा। अगर लेटर वैदिक पे आ गया तो कुला जो होगा ये राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। ये जो है ये बेसिक पॉलिटिकल यूनिट होती थी जहाँ पे फैमिलीज वगैरह रहते थे, कलेक्शन ऑफ फैमिलीज होती थी, और जो फैमिलीज के हेड होते थे उनको क्या कहा जाता था, कुलापति, ठीक है, कुलापति। कभी पूछ लें ये टर्म तो कुलापति आपको पता होना चाहिए। जो कुला को हेड करता था, कुल को हेड करता था, वो होता था कुलापति। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Who was the founder of the Ajivika sect, a prominent non-Vedic school of philosophy? So Ajivika sect जैसे बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, इसी तरीके से 6th सेंचुरी BC में अजीविका सेक्ट भी जो है ये बहुत इमर्ज हुआ था। बट सबसे ज़्यादा फॉलोवर्स किसके हुए, बुद्धिज्म के एंड जैनिज्म के। तो अजीविका सेक्ट जो है ये क्या कहता था कि सब कुछ जो है प्री डिटर्मिन्ड है। प्री डिटर्मिन्ड है मतलब अगर आप किसी को मार रहे हो, कोई वॉर हो रही है, लोग मर रहे हैं, कोई डिजीज़ आ गई, कोई भी मुसीबत आ गई, या आप जो भी कर रहे हो, आपके जो भी एक्शंस हैं वो प्री डिटर्मिन्ड है, आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर रहे हो, ये सब लिखा जा चुका है नियति में, है ना। ये मानना था आजीविका सेक्ट का। इनका पूरा जो फोकस था वो किस पे था, नियति पे था, ठीक है। सो यहाँ पे जो है
पूछ रहे हैं कि इसके फाउंडर कौन थे। सो आजीविका सेक्ट के जो फाउंडर थे वो थे मखाली गौसाला। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, मखाली गौसाला। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज कन्वीन्ड एट वैशाली अंडर द पैट्रोनेज ऑफ विच किंग। सो मैंने आपको फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल बताई थी। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुई थी? कश्मीर में हुई थी, कुंडलवाना में। ठीक है, कश्मीर में हुई थी, कुंडलवाना में। किसने जो है उसको ऑर्गेनाइज किया था? उसको ऑर्गेनाइज किया था, किसने कन्वीन करवाया था? उसको करवाया था कनिष्का ने, 1st सेंचुरी CE में या 1st सेंचुरी AD में। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, 4 बुद्धिस्ट काउंसिल, चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पूछ रहे हैं अब सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है ये कहाँ हुई थी? एक जगह भी पूछते हैं, आपको जगह याद होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए मैंने आपको फोर्थ का रिवीजन करवा दिया। तो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ कंडक्ट हुई थी? वैशाली में हुई थी। एंड रूलर कौन थे? तो रूलर जो थे वो थे कालाशोका। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। कालाशोका जो है मगध के रूलर थे। ठीक है, कालाशोका ये मगध के रूलर थे, मगध महाजनपदा के रूलर थे कालाशोका। इन्होंने जो है कन्वीन किया था वैशाली में सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल। एंड सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल में क्या हुआ था? हमने फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में क्या देखा था कि महायाना एंड हिनयाना में जो है डिवीजन हो गया था, है ना, कि जो बुद्धिज्म है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, एक तो महायाना सेक्ट, एक हिनयाना सेक्ट। इसी तरीके से सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल में भी जो है फर्स्ट स्प्लिट जो आया है, ठीक है, फर्स्ट स्प्लिट जो आया है बुद्धिज्म में वो कब आया है? वो सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल में आया है ना। और इसमें जो है थेरावाडा एंड महासंघिकाज में जो है बुद्धिज्म सेक्ट जो है थेरावाडा एंड महासंघिकाज में डिवाइड हो गया था। तो आपको ऐसे याद रखना है कि जो इवन नंबर्स वाले हैं, ठीक है, इवन नंबर्स वाले यानी कि सेकंड एंड फोर्थ, तो इन दोनों बुद्धिस्ट काउंसिल में क्या हुआ था? बुद्धिज्म में डिवीजन हो गया था, मतलब 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था बुद्धिज्म। एक तो सेकंड वाले की अगर हम बात करते हैं तो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल में अभी मैंने आपको बताया बुद्धिज्म डिवाइड हो गया था 2 सेक्ट में। एक था थेरावाडा स्कूल और दूसरा था महासंघिकाज। एंड वहीं अगर हम फोर्थ की बात करते हैं तो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में महायाना एंड हिनयाना। तो इवन नंबर्स वाले जो हुए थे, इवन नंबर्स वाले बुद्धिस्ट काउंसिल में क्या हुई थी? स्प्लिट हो गई थी बुद्धिज्म में। एंड अगर हम ऑड नंबर की बात करते हैं 1 एंड 3 में, तो यहाँ पे बुक लिखी गई थी। फर्स्ट में जो थी वो सुत्ता पिटाका एंड विनय पिटाका, एंड थर्ड में अभिधम्मा पिटाका। ठीक है, एंड थर्ड वाली बुद्धिस्ट काउंसिल ये इंपॉर्टेंट है, ये किसने कंडक्ट कराई थी? अशोका ने। ठीक है, अशोका ने करवाई थी। तो ये भी आपको याद रखने, जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं यहाँ मैंने आपको बता दिए। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ये मैं आपको बता चुकी हूँ, क्या था? ऑप्शन बी, कालाशोका। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पर्सनल फिजिशियन ऑफ किंग बिंबिसारा हु वाज आल्सो सेंट टू ट्रीट किंग प्रद्योता ऑफ अवंती। सो यहाँ पे बिंबिसारा के जो है पूछ रहे हैं कि फिजिशियन कौन था। सो बिंबिसारा का फिजिशियन था जीवका। सो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, जीवका। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ वेट्स एंड मेजर्स इन द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन वॉज कॉल्ड। सो जो मिनिस्टर्स हैं, मतलब जो टर्म्स हैं मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन में, ये इंपॉर्टेंट है। तो जितने टर्म्स एटलीस्ट मैंने करवाए हैं आपको प्रैक्टिस सेट में, वो सारे आप लोगों ने याद रखने हैं। एंड यहाँ पे जितने क्वेश्चन हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन में पूछ रहे हैं कि जो इंचार्ज होता था वेट्स एंड मेजर्स का, उसको क्या कहते थे? सो उसको कहा जाता था पौतावाध्यक्ष। ठीक है, पौतावाध्यक्ष। सो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, और यहाँ पे सीता अध्यक्ष क्या होता था? सीता अध्यक्ष मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया था। ये सीता अध्यक्ष जो होता था वो क्राउन लैंड का जो इंचार्ज होता था, क्राउन लैंड का जो इंचार्ज होता था उसे कहते थे सीता अध्यक्ष। और सिर्फ अगर सीताटम की बात करें, ये हमने डिस्कस किया था, तो सीताटम जो होता था ये वो टैक्स होता था जो क्राउन लैंड से कलेक्ट किया जाता था, है ना। और इस क्राउन लैंड को हेड करने वाले को क्या कहेंगे? सीता अध्यक्ष। ठीक है, सो यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट है। एंड ये यहाँ पे आंसर हो जाएगा किसका? इंचार्ज ऑफ वेट्स एंड मेजर्स के कौन इंचार्ज हुआ करता था? पौतावाध्यक्ष। नेक्स्ट है Which Satavahana ruler is famously described in inscriptions as the unique Brahmana और एका ब्राह्मणा। सो एका ब्राह्मणा का हमने पहले भी डिस्कस किया था। एका ब्राह्मणा किसको कहते हैं? सो द राइट आंसर इज, ये मैंने आपके साथ प्रीवियस सेट्स में डिस्कस कर चुकी हूँ। सो एका ब्राह्मणा, द राइट आंसर इज गौतमीपुत्र सतकर्णी। सो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट है द वाइडली रीड एंशिएंट ट्रीटीज ऑन स्टेट क्राफ्ट नीति सारा वॉज ऑथर्ड ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। सो नीति सारा जो है ये गुप्ता पीरियड की टाइम की बुक है। इसमें गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कैसा था गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन, ये हमें पता चलता है नीति सारा। सो ये नीति सारा बुक जो है ये किसने लिखी है? यहाँ पे ऑथर पूछ रहे हैं इस बुक का। द राइट आंसर इज कमंडका जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नीति सारा किसने लिखी है? कमंडका ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द फेमस आयरन पिलर लोकेटेड नियर द कुतुब मीनार इन दिल्ली रिकॉर्ड्स द अचीवमेंट्स ऑफ विच किंग्स। ठीक है, सो आयरन पिलर जो है ये एक तरीके के इंस्क्रिप्शन हैं जो हमें कुतुब मीनार में देखने को मिलता है। ठीक है, एंड इसके ऊपर जो है जो छोटी छोटी चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है, जो इंस्क्राइब्ड है, तो ये जो है किस किंग के बारे में हमें पता चलता है वहाँ से पढ़ के। तो कुतुब मीनार के आयरन पिलर से हमें पता चलता है चंद्रगुप्ता 2 के बारे में। सो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, चंद्रगुप्ता 2। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज The rock cut shore temple at Mahabalipuram was constructed under the patronage of which Pallava ruler? So Mahabalipuram, the right answer is Narasimha Varman
1, नरसिम्हा वर्मन 1। नेक्स्ट है, who was the Arab general who conquered the Sindh region for the Umayyad Caliphate in 712 CE? So किसने जो है सिंध रीजन में मतलब उमैयद कैलिफेट में से आकर के अटैक किया था, ठीक है, कॉन्कर किया था? सो द राइट आंसर इज मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम। सो ये बार बार पूछा जाता है, ईयर भी पता होना चाहिए, 712 CE, मोहम्मद बिन कासिम। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट शिक ड्यूरिंग द तुगलक पीरियड वॉज हेडेड बाय एन ऑफिसर नोन एज। सो ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, शिकदर। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, शिकदर। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में भी जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है यहाँ पे, द फेमस सिल्वर कॉइन रुपया विच लेड द फाउंडेशन फॉर मॉडर्न इंडियन करेंसी वॉज इशूड बाय। सो रुपया जो है ये, जैसे आज के टाइम पे क्या हम रुपया यूज करते हैं, तो ये करेंसी का नाम जो है, ये करेंसी स्टार्ट किसने की थी? ये स्टार्ट की थी शेरशाह सूरी ने। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, शेरशाह सूरी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द डायनेमिक मार्केट डिपार्टमेंट कॉल्ड दीवान रियासत वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय अलाउद्दीन खलजी टू। सो दीवान रियासत जो है आपसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं, टर्म दे दिया कि ये किसने एस्टैब्लिश किया था। जैसे हमने मोहम्मद बिन तुगलक का देखा था, फिरोज शाह तुगलक का देखा था कि उन लोगों ने इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट कौन से एस्टैब्लिश किए थे। तो इसी तरीके से अलाउद्दीन खिलजी ने एक तो मार्केट रिफॉर्म किया था, ठीक है। इस मार्केट रिफॉर्म के लिए जो पूरा एक डिपार्टमेंट सेटअप किया गया था उसे कहते थे दीवान रियासत। दीवान रियासत ये किसने एस्टैब्लिश किया था? अलाउद्दीन खिलजी। एक तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है, ठीक है। और जो यहाँ पे आंसर है कि ये किस लिए बना गया था, तो यहाँ पे सुपरवाइज करने के लिए इकोनॉमिक रेगुलेशंस को एंड ट्रेडर्स को, ठीक है, मार्केट से रिलेटेड था पूरा। सो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, सुपरवाइज इकोनॉमिक रेगुलेशंस एंड ट्रेडर्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु ऑथर्ड द फेमस मेडिवल क्रॉनिकलर तारीख फिरोज शाही। सो तारीख फिरोज शाही जो है ये किसने लिखी है? ये ज़ियाउद्दीन बर्नी ने लिखी है, ठीक है। स्टार्टिंग में अगर हम बात करें तो ज़ियाउद्दीन बर्नी ने लिखी है। उसके बाद जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो किसने लिखी थी? अफीफ ने लिखी थी, शम्स सिराज अफीफ, ठीक है। सो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, है ना। और अगर कभी ऑप्शन में दोनों नाम आपको पता होना चाहिए कि दोनों में से सिर्फ एक नाम हो तो आपको वो टिक करना है, ठीक है। ज़ियाउद्दीन बर्नी मोस्टली जो है तारीख फिरोज शाही के लिए नाम कौन सा दिया जाता है? ज़ियाउद्दीन बर्नी। अगर अफीफ भी हो गया और ज़ियाउद्दीन बर्नी नहीं है तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है, आपने क्या टिक करना है फिर? अफीफ, शम्स सिराज अफीफ, ठीक है। सो यहाँ पे ऑप्शन सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैग्निफिसेंट गोल गुम्बज एट विजयनगर एम्पायर फीचरिंग वन ऑफ द लार्जेस्ट डोम्स इन द वर्ल्ड इज द मेजोलियम ऑफ। सो ये किसने बनवाया था? मोहम्मद आदिल शाह। सो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, मोहम्मद आदिल शाह। ये क्वेश्चन मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया था। नेक्स्ट है, द लैंड असेसमेंट सिस्टम बेस्ड ऑन द एवरेज यील्ड ऑफ द पास्ट 10 years दहसाला सिस्टम वॉज डिजाइंड फॉर अकबर बाय। सो ये क्वेश्चन भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दहसाला सिस्टम जो ये अकबर ने एक तो स्टार्ट किया था। यहाँ पे जो स्पेसिफिकली मिनिस्टर का नाम पूछ रहे हैं तो राइट आंसर हो जाएगा राजा तोडरमल, राजा तोडरमल। सो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, Which prominent Sufi order or silsila in India stood out for completely rejecting state patronage and royal association? So state patronage को एंड रॉयल एसोसिएशन को पूरी तरीके से जो है रिजेक्ट कर दिया था कि हमने स्टेट की तरफ से कोई हेल्प नहीं चाहिए, कोई रेवेन्यू नहीं चाहिए। तो ये कौन सा सूफी ऑर्डर था? ये सूफी ऑर्डर था चिश्ती। सो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, चिश्ती सूफी ऑर्डर। नेक्स्ट है, द हिस्टोरिक ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद 1765 ग्रांटिंग दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल टू द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज साइंड आफ्टर विच बैटल। सो ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद जो हुई है 1765 में हुई है ट्रीटी। ये भी पूछ सकते हैं कि ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद जो है कौन सी, जो जैसे यहाँ पे पूछा है कि कौन सी वॉर के बाद साइन हुई थी, ठीक है। तो ये ईयर पता होना चाहिए, डायरेक्ट ईयर पूछ लेता है कितनी बार, 1765 में हुई थी। और इस ट्रीटी के तहत दीवानी राइट्स जो हैं बंगाल के, बिहार के एंड ओडिशा के किसको दे दिया गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी को, है ना। सो ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद 1764 में कौन सी बैटल हुई थी? बैटल ऑफ बक्सर। सो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, बैटल ऑफ बक्सर। सो बैटल ऑफ बक्सर के बाद हुई थी ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद 1765 में, जिसके थ्रू बंगाल, बिहार एंड ओडिशा के दीवानी राइट्स जो थे, यानी कि जो रेवेन्यू कलेक्शन के राइट्स थे, टैक्स कलेक्ट करने के राइट्स थे, वो किसको दे दिया गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी को। वहीं अगर बैटल ऑफ प्लासी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1757 डायरेक्ट जो है ईयर पूछा गया है कितनी बार। एंड अगर थोड़ा टफ बनाना होगा तो इसकी भी ट्रीटी पूछ सकते हैं। तो बैटल ऑफ प्लासी के बाद कौन सी ट्रीटी साइन हुई थी? ट्रीटी ऑफ अलीनगर, ट्रीटी ऑफ अलीनगर, ठीक है। बैटल ऑफ प्लासी के बाद ट्रीटी हुई थी ट्रीटी ऑफ अलीनगर 1757, ठीक है। यहाँ पे बक्सर के बाद हुई थी ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद 1765। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। प्लासी का भी याद रखना है आप लोगों ने, 1757 में वॉर हुई थी बैटल ऑफ प्लासी, एंड ट्रीटी कौन सी साइन हुई थी? ट्रीटी ऑफ अलीनगर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बैटल ऑफ वांडी वॉश जो है ये कब हुई थी? ये हुई थी 1760 में,
1760 में, ठीक है। कभी ईयर पूछ ले आपसे तो बैटल ऑफ वांडीवोश हुई थी 1760 में। यहीं पे थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कब हुई थी? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी 1761 में। कभी आपको सीक्वेंस से भी सीक्वेंस लगाने के लिए भी दे देते हैं, ठीक है, तो इस पता होना चाहिए आपको। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761, बैटल ऑफ वांडीवोश 1760, बैटल ऑफ बक्सर हमने देखा 1764, बैटल ऑफ प्लासी 1757, है ना। तो ये चारों सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है द हाईली एक्सप्लॉइटेटिव डडनी सिस्टम प्रैक्टिस्ड बाय द ब्रिटिश इन बंगाल वाज रिलेटेड टू। सो डडनी सिस्टम जो है ये किससे रिलेटेड था? ये बेसिकली ये लोग क्या करते थे, ये लोग पहले ही ना, ब्रिटिशर्स जो होते थे वो पहले ही मर्चेंट्स को पैसे दे दिया करते थे कि जो भी गुड्स होगा या जो भी सारी चीज़ें होंगी वो पहले ही फिक्स कर लेते थे प्राइस कि हम इसी प्राइस में खरीदेंगे, ठीक है। तो उसको कहा जाता था डडनी सिस्टम। और चाहे बाहर फिर कितना भी महंगा वो चीज़ बेच सकता है मर्चेंट्स, तो इन लोगों को ये अलाउ नहीं था। अगर इन लोगों ने ब्रिटिशर्स से डील कर ली कि हम ब्रिटिशर्स को बेचेंगे, और ये ब्रिटिशर्स जो है ये जो फिक्स करते थे प्राइस, ये बहुत मिनिमम प्राइस जो है ये फिक्स करते थे, बहुत मिनिमम प्राइसेस, ठीक है। फिर उसके बाद ये मर्चेंट जो है मार्केट में जाने का उसको कोई भी ऑप्शन नहीं होता था कि बाहर मार्केट में ये गुड्स अपने सेल कर सके, नहीं। अगर इसने ब्रिटिशर्स के साथ कर लिया डील, एक तो ये लोग बहुत कम प्राइस देते थे, और किसी ने डील कर लिया तो फिर ये उन्हें ही बेचना है सबसे कम प्राइसेस में। ये पूरा सिस्टम चल रहा था, ठीक है। इसी तरीके से पूरा इकोनॉमिक सिस्टम जो है ब्रिटिशर्स ने बहुत बर्बाद किया था। सो डडनी सिस्टम जो है ये था एडवांसेस पेड टू आर्टिसंस फॉर सिक्योरिंग गुड्स। पहले ही एडवांस भी दे देते थे ब्रिटिशर्स, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम, a tool used to strip Indian princely states to their military independence, was devised by। So सब्सिडरी अलायंस मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, किसने स्टार्ट किया था? वेलेस्ली ने, ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है। और एक और मैंने आपको बताया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है ये किसने स्टार्ट किया था? लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है। और लॉर्ड वेलेस्ली ने सब्सिडरी अलायंस। नेक्स्ट है हु फाउंडेड द सत्यशोधक समाज इन 1873 टू फाइट कास्ट ऑपरेशन एंड अपलिफ्ट लो कास्ट कम्युनिटीज। सो ये आप लोगों को अब तक याद हो जाना चाहिए, अच्छे से जहन में बैठ जाना चाहिए। 1873 में हुआ था, बार बार डिस्कस कर चुकी हूँ। और जो फाउंडर थे वो कौन थे? ज्योतिराव फूले। इनकी एक इंपॉर्टेंट बुक भी मैंने आपको बार बार रिवाइज कराई है। कौन सी बुक है? गुलामगिरी, ठीक है। नेक्स्ट है The dynamic young Bengal movement, which drew inspiration from the ideals of the French Revolution, was led by। So young Bengal movement पहले भी डिस्कस किया है, विवियान डिरोजियो, ठीक है, हेनरी विवियान डिरोजियो। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट है who was the prime organizer behind the underground radio network during the Quit India movement of 1942। So underground रेडियो सिस्टम पूरा चलाया जा रहा था क्विट इंडिया मूवमेंट में, ताकि जो मासेस हैं, इंडियन मासेस को कनेक्ट किया जा सके और सब ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ें। तो ये जो पूरा अंडरग्राउंड रेडियो सिस्टम जो है ये कौन चला रहा था पूरा? तो उषा मेहता। ऑर्गेनाइजर कौन था? उषा मेहता। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, उषा मेहता। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मॉडरेट नेशनलिस्ट लीडर हु फाउंड द सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी इन 1905 वॉज। सो इसका ईयर इंपॉर्टेंट है एक तो कि सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी जो है ये कौन से ईयर में सेटअप की गई थी? 1905 में। और किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, गोपाल कृष्ण गोखले। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉन्ट्रोवर्शियल इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी ड्यूरिंग लॉर्ड रिपन्स टेन्योर वाज फंडामेंटली रिलेटेड टू। तो एक तो यहाँ से दो क्वेश्चन बन रहे हैं, ये मैं आपको करवा चुकी हूँ, ये भी आपको याद हो जाना चाहिए, सत्यशोधक समाज की तरह। ये दो क्वेश्चन जो है बार बार डिस्कस किए मैंने आपके साथ। तो इल्बर्ट बिल जो है, इल्बर्ट बिल किसके टाइम पे कौन वाइस रॉय था उस टाइम? लॉर्ड रिपन, ठीक है। और ये किससे रिलेटेड था? ग्रांटिंग इंडियन जजेस क्रिमिनल ज्यूरिसडिक्शन ओवर यूरोपियंस, ठीक है, कि जो यूरोपियन क्रिमिनल्स होते थे उनकी जो है सुनवाई दे दी थी कि इंडियन जजेस भी सुनेंगे अब उनका केस। तो इसको ना बहुत ज़्यादा ब्रिटिशर्स बहुत अगेंस्ट हो गए थे कि इंडियंस हमारा केस नहीं ले सकते। इंडियन जजेस जो हैं वो नहीं कोई भी जजमेंट दे सकते, हमारे लिए यूरोपियन ऑफिसर ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये पूरा इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी कहते हैं इसको। सो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। और वाइस रॉय भी पूछा जाता है कि इल्बर्ट बिल जब आया जो कंट्रोवर्सी, तो उस टाइम पे कौन था? वाइस रॉय था लॉर्ड रिपन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हिस्टोरिक Komagata Maru incident of 1940 involved a Japanese steamship carrying Indian immigrants to which country? So यहाँ पे कोमागाटू मारू जो है ये इंसिडेंट हुआ है 1940 में, ठीक है, गदर मूवमेंट के टाइम पे हुआ था ये। सो कोमागाटू
मारू इंसिडेंट, ये हुआ है 1914 में। डायरेक्ट आपसे ईयर पूछ सकते हैं। एंड ये जो है इंडियंस को लेके जा रहे थे जापानीज शिप में, कहाँ लेके जा रहे थे? कनाडा। सो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, कनाडा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Who was chosen as the first individual satyagrahi by Mahatma Gandhi during the individual satyagraha of 1940? So individual satyagraha स्टार्ट हुआ था 1940 में, ठीक है। इसमें आप लोगों ने भी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, एडमिशन के बाद ये सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ाई जाएंगी, है ना। तो इंडिविजुअल सत्याग्रह जो है ये स्टार्ट हुआ था 1940 में, ठीक है। और ये सबसे पहले जो है इंडिविजुअल सत्याग्रह का अनाउंसमेंट किसने किया था? कौन थे वो पर्सन? वो थे विनोबा भावे। सो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, आचार्य विनोबा भावे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है द एटमॉस्फेरिक लेयर दैट डायरेक्टली फैसिलिटेट्स लॉन्ग डिस्टेंस रेडियो कम्युनिकेशन बाय रिफ्लेक्टिंग रेडियो वेव्स बैक टू अर्थ इज द। सो ये मैं आपके साथ पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ। रेडियो वेव्स जो है कौन से जो है लेयर में है, ठीक है, जो रिफ्लेक्ट करता है अर्थ पे रेडियो वेव्स। सो आयोनोस्फेयर जो कि पार्ट है थर्मोस्फेयर का, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट है द छोटा नागपुर प्लेट्यू इन इंडिया इज वर्ल्ड फेमस प्राइमरली फॉर इट्स वास्ट रिजर्वॉर। तो यहाँ पे छोटा नागपुर प्लेट्यू की अगर हम बात करते हैं, सो छोटा नागपुर प्लेट्यू और ये वर्ल्ड फेमस है किस चीज के लिए? सो द राइट आंसर इज, सो ये मिनरल्स के लिए फेमस है, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक दोनों ही तरीके के मिनरल्स के लिए बेल्ट जो है ये फेमस है। सो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज The Majuli Island, recognized as the world's largest fully inhabited riverine island, is situated on which river? तो ये माजुली आइलैंड कहाँ है? माजुली आइलैंड है असम में, ठीक है। और ये कौन सी रिवर पे है? ये कौन सी रिवर पे? ये है ब्रह्मपुत्र रिवर पे। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, ब्रह्मपुत्र रिवर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कोल्ड हाईली सलाइन ओयाशियो करंट फ्लोज थ्रू विच मेजर ओशन? सो ओयाशियो करंट जैसे पूरा ओशन करंट्स का सिस्टम होता है जो स्पेसिफिक डायरेक्शन में जो फ्लो कर रहे होते हैं, इंडियन ओशन में भी, अटलांटिक ओशन में भी एंड पैसिफिक ओशन में भी। तो यहाँ पूछ रहे हैं कि ओयाशियो करंट जो है ये कौन से ओशन में होता है, ठीक है। एक तो ये आपको पता होना चाहिए कोल्ड करंट है, ठीक है, और ये आकर के मर्ज होता है कुरोशियो करंट से। कुरोशियो करंट क्या होता है? कुरोशियो करंट जो है एक वार्म करंट है। अच्छा, आप लोग इतने डिटेल में मत जाइए, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, ये ज्योग्राफी वालों को पता होगा। सो ओयाशियो जो करंट है ये पैसिफिक ओशन में, आपको इतना याद रखना है, पैसिफिक ओशन। अगर यहाँ पे आ गया कभी कुरोशियो, ठीक है, कुरोशियो अगर आ गया कुरोशियो करंट, तो ये भी क्या होगा? पैसिफिक ओशन होगा, ठीक है। सो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट है द डीप नैरो गॉर्ज फॉर्म्ड बाय अ रिवर कटिंग वर्टिकली थ्रू सॉफ्ट रॉक्स इन इट्स यूथफुल स्टेज इज कॉल्ड आ, ठीक है। सो द राइट आंसर इज कैनियन। ये मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया था। वैलीज होती हैं, वैलीज के अलग अलग नाम होते हैं, ठीक है। तो ये वाली जो वैली है जिसको रिवर जो है कट करती है, ठीक है, इरोड करती है, डीप नैरो वैलीज बनाती हैं, गॉर्ज बनाती हैं, ठीक है। और इसकी जो वर्टिकली यानी जो साइड्स होती हैं वो स्टीप होती हैं एंड ऊपर से भी, टॉप से भी ये उसी मतलब उतना ही होगा और बॉटम से भी उतना ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो विड्थ है टॉप एंड बॉटम की वो ऑलमोस्ट सेम होती है, तो उसको कहते हैं कैनियन। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट है द मल्टीपर्पज हीराकुड डैम प्रोजेक्ट बिल्ट अक्रॉस द महानदी रिवर इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? सो हीराकुड डैम जो है ये कौन से स्टेट में है? हीराकुड डैम है कौन से रिवर पे है? रिवर भी पूछा जाता है, सो महानदी रिवर पे, ठीक है। एंड कौन से स्टेट में है? तो महानदी रिवर कौन से स्टेट में है? हीराकुड डैम जो ये कौन से स्टेट में? ये है ओडिशा में। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, ओडिशा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी इन द वर्ल्ड? सो कॉफी का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है वर्ल्ड में वो कौन सी कंट्री है? ब्राजील। सो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, ब्राजील। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लाइन ऑफ 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड दैट रन्स थ्रू द रॉयल ऑब्जर्वेटरी ग्रीनविच यूके इज द? सो प्राइम मेरिडियन। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, प्राइम मेरिडियन। नेक्स्ट है द लोकल स्टॉर्मी विंड्स accompanied by heavy downpours that occurs in West Bengal during early summer are called? So क्या कहते हैं इस जो पूरी विंड होती है, इस वाली विंड को क्या कहा जाता है? काल बैसाखी। सो ऑप्शन बी हो जाएगा काल बैसाखी। नेक्स्ट है विच वाइटल स्टेट कनेक्ट्स द मेडिटेरेनियन सी डायरेक्टली विद द ओपन अटलांटिक ओशन? सो मेडिटेरेनियन सी को अटलांटिक ओशन के साथ कौन सा जो है स्टेट कनेक्ट करता है? तो स्टेट कनेक्ट करता है स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। सो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर।
यहाँ पे अगर हम स्ट्रेट ऑफ मलाका की बात करें तो स्ट्रेट ऑफ मलाका इंडियन ओशन को कनेक्ट करता है साउथ चाइना सी से, ठीक है, या फिर इंडियन ओशन में स्पेसिफिकली हम देखें तो अंडमान सी को कनेक्ट करता है साउथ चाइना सी से, ठीक है, स्ट्रेट ऑफ मलाका। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है पर्शियन गल्फ को कनेक्ट करता है इंडियन ओशन से, ठीक है, पर्शियन गल्फ को कनेक्ट करता है इंडियन ओशन से। और बाबल मंदेब जो है रेड सी को कनेक्ट करता है इंडियन ओशन से, है ना, रेड सी को कनेक्ट करता है इंडियन ओशन से। तो यहाँ पे मेडिटेरियन सी को अटलांटिक ओशन से, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है द आइडिया ऑफ द डीपीएसपी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड फ्रॉम विच नेशन। सो डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये हमने कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है, ये किया है हमने आयरलैंड से, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, आयरलैंड। नेक्स्ट है विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लोवर्ड द ऑफिशियल वोटिंग एज इन इंडिया फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स। पहले वोटिंग एज जो होती थी जब आप 21 साल के हो जाएंगे तब वोट देने का राइट था, बट अब क्या है, अब 18 ईयर्स है कि हम 18 साल के हो जाते हैं तो हमें वोटिंग राइट है कि हम जाके वोट करेंगे। तो ये जो है, ये जो एज रिड्यूस की गई है, ये कौन से ईयर में की गई है, कौन से अमेंडमेंट के तहत की गई है, तो ये की गई थी 61st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1989, ठीक है, 61st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1989, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। वहीं 42nd अमेंडमेंट एक्ट को क्या कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, काफी सारे चेंजेस किए गए थे, ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, है ना। और 73rd अमेंडमेंट एक्ट जो है पंचायत जो है एस्टैब्लिश की गई है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो दिया है पंचायत को 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 के तहत दिया गया है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है द जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट इन इंडिया इज प्रिजाइडेड ओवर बाय। सो जॉइंट सिटिंग जो होती है उसको प्रिजाइड कौन करता है, उसको प्रिजाइड करते हैं स्पीकर ऑफ द लोकसभा, सो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। अगर स्पीकर ऑफ द लोकसभा एब्सेंट होंगे तो फिर जॉइंट सिटिंग को कौन प्रिजाइड करेगा, तो फिर करेंगे डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा। नेक्स्ट है द हिस्टोरिक केशवनंदा भारती जजमेंट 1973 पास्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश द डॉक्ट्रिन ऑफ। सो केशवनंदा भारती केस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ईयर पता होना चाहिए, ईयर था 1973, 24 अप्रैल 1973 में ये जजमेंट दी गई थी केशवनंदा भारती केस की, ठीक है। एंड इसमें जो है कौन सी डॉक्ट्रिन जो है वो एस्टैब्लिश किया है सुप्रीम कोर्ट ने, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट है पब्लिक ऑर्डर्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक हेल्थ फॉल अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल लिस्ट इन इंडिया। सो कॉन्स्टिट्यूशनल लिस्ट मैंने आपको बताई थी कौन से शेड्यूल में है, ये 7th शेड्यूल में है ना, शेड्यूल 7, ठीक है। एंड ये पब्लिक ऑर्डर हो गया, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, पब्लिक हेल्थ हो गया, ये किसके अंडर आता है, ये आता है स्टेट लिस्ट में, सो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, स्टेट लिस्ट। नेक्स्ट है द प्रोमिनेंट इंटरनेशनल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर। कौन से ईयर में जो है ये नाटो जो है क्रिएट की गई थी, 1949 में, तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर 1949। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हिस्टोरिक पीस ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स विच फॉर्मली एंडेड द मिलिट्री हॉस्टिलिटीज ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 वॉज साइन इन। सो ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स जो है ये कब हुई थी, ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स हुई है 1919 में। ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स की बात जो है एक बॉडी जैसे यूनाइटेड नेशंस है, उसी तरीके से लीग ऑफ नेशंस जो है ये क्रिएट किया गया था, लीग ऑफ नेशंस क्रिएट किया गया था ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स के बाद 1919 में। नेक्स्ट है द इंटेलेक्चुअल एंड आर्टिस्टिक सोशो कल्चरल रिवाइवल नोन एज द रेनाइसा ओरिजिनली बिगेन इन द 14th सेंचुरी इन। सो रेनाइसा जो सबसे पहले स्टार्ट हुआ था कहाँ, इटली में, सो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, इटली। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वर्ल्ड बैंक हैज इट्स ग्लोबल ऑपरेशनल हेडक्वार्टर्स सिचुएटेड इन। सो वर्ल्ड बैंक का जो है हेडक्वार्टर कहाँ है, ये है वॉशिंगटन डीसी में, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, वॉशिंगटन डीसी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आइकॉनिक मैग्ना कार्टा which laid early limits on royal absolute power was signed by King John of England in। So मैग्ना कार्टा जो है ये किंग जॉन ने साइन किया था इंग्लैंड में, कौन सी ईयर में, 1215 CE। और इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया में मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, सो जो फंडामेंटल राइट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में इसे कहा जाता है मैग्ना कार्टा, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, कभी ये पूछ रहे तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है विच इज द ओनली हड़प्पन साइट where evidence of a unique water harvesting system and a stadium has been found।
सो वाटर हार्वेस्टिंग से रिलेटेड मैंने आपको बताया था, वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड जो है सारी चीज़ें, ये सब जो है कौन सी इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट पे पाया गया है, धोलावीरा में, ठीक है। सो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। इसीलिए जो है धोलावीरा को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी पार्ट बनाया गया है, ठीक है। सो यहाँ पे ऑप्शन बी जो हो जाएगा इसकी वाटर मैनेजमेंट के लिए, वाटर रिजर्वोयर्स के लिए। सो ऑप्शन बी है यहाँ पे राइट आंसर, धोलावीरा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फेमस हिस्टोरिकल बुक मुद्रा रक्षका विच डिटेल्स हाउ चंद्रगुप्त मौर्य केम टू पावर वॉज रिटन बाय। सो मुद्रा रक्षसा जो है ये बुक किसने लिखी है, विशाखा दत्ता है। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, विशाखा दत्ता। मुद्रा रक्षसा बुक लिखी है विशाखा दत्ता ने। आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं, मड वीजा, ठीक है, मड वीजा, ये मड क्या है, मुद्रा रक्षसा, एंड वीजा क्या है, विशाखा दत्ता, ठीक है। सो हो सकता है आप लोगों को याद हो जाए, ठीक है। सो इस वजह से मैंने बता दिया, मड वीजा से, इस वर्ड से आप लोग याद रख सकते हैं। मुद्रा रक्षसा बुक विशाखा दत्ता ने लिखी है। नेक्स्ट है, इन द चोला किंगडम द असेंबली और गैदरिंग ऑफ मर्चेंट गिल्ड्स एंड ट्रेडर्स इन कमर्शियल टाउन्स वॉज कॉल्ड। सो मर्चेंट्स वाला जो पूरा होता था, जिसको मर्चेंट्स जो है रूल करते थे, जो मर्चेंट्स का ग्रुप होता था उसको क्या कहते थे, उसको कहा जाता था नगरम। ऑप्शन सी हो जाएगा नगरम। ये मैंने आपको बता दिया था, उर हम डिस्कस कर चुके हैं, सभा हम डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे मर्चेंट क्लास का पूछ रहे हैं तो इसको कहा जाता था नगरम। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, नगरम। नेक्स्ट है, द चाइनीज ट्रेवलर फाहिन विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच हिस्टोरिकल रूलर। सो कौन से रूलर के टाइम पे फाहिन जो है वो इंडिया आए थे, ये चाइनीज ट्रेवलर थे। सो द राइट आंसर इज चंद्रगुप्ता टू। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, चंद्रगुप्ता टू। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which prominent ruler of ancient India is famously known to have assumed the title of विक्रमादित्य। सो विक्रमादित्य ये मैंने आपको पहले भी बताया था जब हम प्रैक्टिस सेट डिस्कस कर रहे थे। विक्रमादित्य किसका टाइटल है, विक्रमादित्य टाइटल है चंद्रगुप्ता टू का। सो यहाँ पे भी आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्ता टू। विक्रमादित्य टाइटल है चंद्रगुप्ता टू का। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फेमस विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, अ ग्रेट सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग, वॉज फाउंडेड बाय विच पाला किंग। तो कौन से पाला किंग ने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश करवाई थी? द राइट आंसर इज धर्मपाला, धर्मपाला, ठीक है, धर्मपाला। और ये विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो है ये वज्रयानिक बुद्धिज्म पढ़ाया जाता था यहाँ पे, वज्रयानिक बुद्धिज्म सेंटर था विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। एस्टैब्लिश किसने करवाया था? धर्मपाला ने। नेक्स्ट है, द बैटल ऑफ तारेन 1191 एंड 1192 CE was fought between the पृथ्वीराज चौहान एंड द राइट आंसर इज मोहम्मद गौरी। सो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, मोहम्मद गौरी। जो बैटल ऑफ तारेन हुई है पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद गौरी के बीच में हुई थी। ईयर भी पूछा जाता है, फर्स्ट बैटल जो हुई थी वो 1191 में हुई थी, सेकंड बैटल हुई थी 1192 में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर क्रिएटेड बाय मोहम्मद बिन तुगलक टू इम्प्रूव क्रॉप कल्टिवेशन वॉज नेम्ड। सो ये मैंने आपको पहले बताया था कि जो डिपार्टमेंट्स हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दिल्ली सल्तनत के, मुगल डायनेस्टी के। तो यहाँ पे क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से। तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है ये मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया था, ये किसने एस्टैब्लिश करवाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश करवाया था, जिसे कहा जाता था दीवाने कोही, दीवाने अमीरे कोही। सो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच दिल्ली सुल्तान इंट्रोड्यूस्ड द स्टैंडर्ड सिल्वर कॉइन कॉल्ड टका एंड द कॉपर कॉइन कॉल्ड जितल। तो ये मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ, अब तक याद हो जाना चाहिए था आप लोगों ने। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? इल्तुतमिश। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, इल्तुतमिश। ये बार बार डिस्कस कर चुकी हूँ मैं आपके साथ। टका जो है, टका एंड जितल, ये इंट्रोड्यूस किए थे दो कॉइन इल्तुतमिश ने। टका जो होता था सिल्वर कॉइन होता था, जितल जो होता था कॉपर कॉइन होता था। नेक्स्ट है, द डायनेमिक भक्ति सेंट हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ पूजा through patriotic and devotional compositions in Marathi was। So the right answer is संत नामदेव। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, संत नामदेव। The next question is the historical Persian translation of Mahabharata commissioned during the Akbar's reign is known as। So महाभारत वगैरह जो है, रामायण महाभारत, ये सब ट्रांसलेट की गई थी पर्शियन लैंग्वेज में, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा जो ये काम हुआ है ये मुगल पीरियड के टाइम पे हुआ है, ठीक है। मुगल एम्पायर के टाइम में ये ट्रांसलेशन का काम बहुत ज़्यादा हुआ है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो महाभारत को ट्रांसलेट किया गया था पर्शियन लैंग्वेज में, तो इसका फिर नाम क्या था? पर्शियन लैंग्वेज में पूछ रहे हैं कि इसका नाम क्या रखा गया था? रज़मनामा। सो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे रज़मनामा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। महाभारत जो ट्रांसलेट की गई थी पर्शियन में, तो पर्शियन में इसका नाम क्या था? रज़मनामा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैग्निफिसेंट बुलंद दरवाजा एट फतेहपुर सीकरी वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय अकबर टू सेलिब्रेट हिज मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट ऑफ। तो ये मैं आपको बहुत बार करवा चुकी हूँ, याद हो जाना चाहिए था अब तक आप लोगों को। इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। इसमें कुछ नहीं है डिस्कस करने वाला, बहुत बार एक्सप्लेन कर दिया है मैंने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द यूरोपियन ट्रेवलर
निकोलो डी क्वांटी हु लेफ्ट अ रिच अकाउंट ऑफ साउथ इंडिया विजिटेड विजयनगर एम्पायर ड्यूरिंग द रेन ऑफ। सो यहाँ पे जो निकोलो डी क्वांटी की अगर हम बात करें तो ये जो ट्रैवलर थे ये कौन से रूलर के टाइम पे आए थे, उस टाइम पे विजयनगर एम्पायर को कौन रूल कर रहे थे? सो देवराया वन। ऑप्शन बी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा देवराया वन। अच्छा, ये राया वर्ड जो है ऐसे क्वेश्चन बनते तो नहीं है पर मैं आपको बता देती हूँ। कभी अगर पूछ लें कि विजयनगर एम्पायर में ये राया वर्ड जो है किसके लिए यूज किया जाता था, तो राया जो कहते थे किंग को कहा जाता था, ठीक है, किंग को कहते थे। सो राया वर्ड यूज किया जाता था विजयनगर एम्पायर में किंग के लिए। अगर कभी पूछ ले, वैसे ऐसे तो पूछेंगे नहीं, पर अगर कभी पूछ लिया तो आपको पता होना चाहिए। सो राया कहते थे किंग को विजयनगर एम्पायर में। द फेमस जंजीरे अदल या फिर चेन ऑफ जस्टिस वॉज इंस्टॉल्ड आउटसाइड द रॉयल पैलेस बाय विच मुगल एम्पर। सो जंजीरे अदल या फिर चेन ऑफ जस्टिस जो है ये किसने जो है अपने पैलेस के बाहर जो है लगाया था, इंस्टॉल किया था? तो जहांगीर ने। ऑप्शन बी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर जहांगीर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आर्किटेक्चरल टूम्ब ऑफ इतमादुद्दौला एट आगरा फेमस फॉर द अर्ली एक्सटेंसिव यूज ऑफ पेट्रा ड्यूरा वॉज बिल्ट बाय। सो ये पेट्रा ड्यूरा से रिलेटेड मैंने आपसे आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस कर चुकी हूँ मैं। पेट्रा ड्यूरा जो है ये यूज किया गया था कौन सी जो है आर्किटेक्चरल टूम्ब में। सो इतिमाद-उद-दौला टूम्ब जो है ये आगरा में है, इसमें यूज किया गया है ये टेक्निक। एंड ये जो है ये बेसिकली बनवाया किसने था? जो ये आर्किटेक्चरल टूम्ब है ये किसने बनवाया था? इतिमाद-उद-दौला, ये बनवाया था नूरजहां ने। ऑप्शन बी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। और ये किसके लिए बनवाया था इन्होंने? अपने फादर के लिए, ठीक है, अपनी फादर की याद में बनवाया था इन्होंने इतिमाद-उद-दौला फॉर टूम्ब इन आगरा, ठीक है, एट आगरा। नेक्स्ट है द हिस्टोरिक परमानेंट सेटलमेंट या फिर जमींदारी सिस्टम जो ऑफ लैंड रेवेन्यू वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन बंगाल 1793 में। ये भी डिस्कस कर चुकी हूँ बहुत बार। परमानेंट सेटलमेंट 1793 और कौन था उस टाइम पे गवर्नर जनरल? कॉर्नवालिस। सो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर लॉर्ड कॉर्नवालिस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु फाउंडेड द आत्मीय सभा इन 1815 विच वॉज वन ऑफ द अर्लीस्ट सोशो रिलीजियस रिफॉर्म सोसाइटीज इन बंगाल। सो आत्मीय सभा और क्या कहते हैं, आत्मीय सभा डिस्कस किया था और कौन सा सभा डिस्कस किया था हमने? रे राजा राम मोहन रॉय ने जो है ये स्टैब्लिश किया था आत्मीय सभा 1815 में एंड 1828 में जो है, तो 1828 में ब्राह्मो समाज, ठीक है, 1828 में ब्राह्मो समाज एस्टैब्लिश की थी राजा राम मोहन रॉय ने एंड 1815 में आत्मीय सभा, ठीक है। ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है, याद रखने, आत्मीय सभा एंड ब्राह्मो समाज। ब्राह्मो समाज 1828, 1815 में आत्मीय सभा। फाउंडर कौन थे? राजा राम मोहन रॉय, ठीक है। नेक्स्ट है द लोकल सोशो रिलीजियस कूका मूवमेंट इन पंजाब विच लेटर टर्न्ड इनटू अ पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश वाज लेड बाय। सो कूका मूवमेंट जो है ये किसने लीड किया था? कूका मूवमेंट लीड किया है बाबा राम सिंह, बाबा राम सिंह। सो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर बाबा राम सिंह। नेक्स्ट है द हाईली कॉन्ट्रोवर्शियल वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ऑफ 1878 was gagged Indian newspapers was passed during the tenure of। So वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में कौन वाइसरॉय था? लॉर्ड लिटन। सो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर लॉर्ड लिटन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फेमस बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया विच प्रोपाउंडेड द इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी वॉज ऑथर्ड बाय। सो इस बुक के ऑथर कौन है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। द राइट आंसर इज दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर दादा भाई नौरोजी। The next question is the Sadler Commission appointed by the British colonial government in 1917 was specifically set up to review। So Sadler Commission जो है ये एजुकेशन के लिए सेटअप किया गया था, यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए। So यहाँ पे ऑप्शन बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, 6 कमिटीज जो है एजुकेशन के लिए वो सेटअप की गई थी, वो आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं, वो हु रा सेड हर सर, ठीक है। तो ये क्या है? वो हुरा, वो क्या है? वुड्स डिस्पैच, हु है हंटर कमीशन, आर है रेले कमीशन, सैडलर कमीशन, हार्जेंट कमीशन एंड सार्जेंट कमीशन, ठीक है, सार्जेंट कमीशन। सो सैडलर कमीशन, वो हुरा, सैड हर सर। तो ये 6 कमीशन जो थी ये थी एजुकेशनल कमीशन थी, एजुकेशन के लिए सेटअप की गई थी। सो यहाँ पे जो है एक बार और बता देती हूँ मैं, वो हुरा सैड हर सर, वुड्स डिस्पैच, हंटर कमीशन, रेले कमीशन, सैडलर कमीशन, हार्जेंट कमीशन एंड सार्जेंट कमीशन, ये 6 कमीशन एजुकेशन के लिए थी। सो यहाँ पे सैडलर कमीशन पूछ रहे थे 1917, ईयर भी आपको याद रखना है 1917 में, ठीक है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट है
At which historical session did the Indian National Congress officially pass the Purna Swaraj or Complete Independence Resolution? So the right answer is Lahore Session 1929. Option B हो जाएगा right answer, Lahore Session. The next question is, who was the first president of the All India Trade Union Congress founded in the year 1920? तो डायरेक्ट आपसे कितनी बार ईयर पूछ लेते हैं कि ये जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस है ये कौन से ईयर में फाउंड हुई थी? 1920 में, ठीक है. और यहाँ पूछ रहे हैं कि किसने जो है कौन से फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, सबसे पहले प्रेसिडेंट किसने किया था, कौन प्रेसिडेंट बने थे इस यूनियन के? द राइट आंसर इज लाला लाजपत राय. सो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, लाला लाजपत राय. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द डेयरिंग एंड हीरोइक चित्तागोंग armory raid of April 1930 was planned and executed under the leadership of. सो चित्तागोंग आर्मरी रेड डिस्कस कर चुके, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए. सो चित्तागोंग आर्मरी रेड अप्रैल 1930, ईयर पता होना चाहिए आपको. एंड लीडर कौन थे? मेन लीडर थे सूर्या सेन. सो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, सूर्या सेन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फाइनल कॉन्स्टिट्यूशनल प्लान दैट पेव्ड द एक्चुअल लीगल पाथ फॉर द पार्टीशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया इनटू 2 independent nation was. So the right answer is Mountbatten Plan. Mountbatten Plan 1946. So option C हो जाएगा right answer. Next question है यहाँ पे, the deepest ocean trench on earth known as the Mariana Trench is located in which major ocean? The right answer is Pacific Ocean. Option B हो जाएगा यहाँ पे right answer. Next है, the artificial sea level waterway Suez Canal directly connects the Mediterranean Sea to Mediterranean Sea को Suez Canal किससे कनेक्ट करता है? रेड सी से. सो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, रेड सी. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच नैरो माउंटेन पास एक्ट्स एज ए वाइटल ट्रांसपोर्ट लिंक कनेक्टिंग द कश्मीर वैली विद द जम्मू रीजन? सो द राइट आंसर इज, कौन सा पास है ये? बनिहाल पास. सो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, बनिहाल पास. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the vast natural temperate grasslands locally known as pampas are geographically located in. तो ये कहाँ है? ये है साउथ अमेरिका में. पैम्पास कहाँ है? साउथ अमेरिका में. ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, साउथ अमेरिका, अर्जेंटीना. ठीक है. पैम्पास क्या है? अगर कभी ये पूछ लें कि व्हाट इज पैम्पास, तो पैम्पास जो है ये नेचुरल टेम्परेट ग्रासलैंड्स है. टेम्परेट ग्रासलैंड्स, कभी ट्रॉपिकल आ जाए तो ट्रॉपिकल नहीं करना है आप लोगों ने, ट्रॉपिकल नहीं है ये, टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं. ठीक है. पैम्पास कहाँ है? साउथ अमेरिका में, अर्जेंटीना. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which planet in our solar system is widely designated as Earth's twin due to its highly striking similar in size and density? The right answer is Venus. Option B हो जाएगा right answer. Next है, the international boundary line that separates the geographical territories of India and Pakistan is named. So India and Pakistan की जो बाउंड्री है उसको क्या कहा जाता है? रेडक्लिफ लाइन. So ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, रेडक्लिफ लाइन. मैकमोहन लाइन इंडिया एंड चाइना, इंडिया एंड चाइना के बीच में है मैकमोहन लाइन, इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में है रेडक्लिफ लाइन. सो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर. नेक्स्ट है, द सीनिक जॉग फॉल वन ऑफ द हाईएस्ट प्लंज वाटरफॉल्स इन इंडिया इज कार्व्ड आउट बाय विच रिवर? तो जॉग फॉल्स जो है श्रावती रिवर. ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, श्रावती रिवर. नेक्स्ट है, विच इंडियन स्टेट रैंक्स एज द टॉप प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर ओर इन द कंट्री होम टू द फेमस खेतरी माइंस? खेतरी माइंस कहाँ है? खेतरी माइंस है राजस्थान में. ठीक है. सो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, राजस्थान. नेक्स्ट है, द लोकल एक्सट्रीमली हॉट एंड ड्राई समर विंड्स दैट स्वीप अक्रॉस द नदर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, क्या कहते हैं इसको? लू. सो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, लू. नेक्स्ट है, द इमेजिनरी जियोग्राफिक लाइन्स दैट रन हॉरिजॉन्टली पैरेलल टू द इक्वेटर आर फॉर्मली कॉल्ड, तो इसको क्या कहते हैं? लैटिट्यूड. सो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, लैटिट्यूड. और ये जो होती है लंबी लंबी इसको क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड. ठीक है. लॉन्गिट्यूड ये होती है लैटिट्यूड, और बीच में जो इक्वल पार्ट्स में अर्थ को डिवाइड करती है ये होता है इक्वेटर. इक्वेटर 0 डिग्री. ठीक है. नेक्स्ट है, द स्ट्रक्चरल आइडिया एंड फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रियम्बल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज हेवीली बोरोड फ्रॉम? सो प्रियम्बल कहाँ से लिया है? यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से. सो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which specific fundamental right under the Indian Constitution ensures the explicit abolition of untouchability? So abolition of untouchability ये आता है हमारा आर्टिकल 17. So ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, आर्टिकल 17. The next question is, the absolute upper age limit or retirement age for a sitting judge of the Supreme Court. ठीक है. सुप्रीम कोर्ट की जो है मैक्सिमम, सुप्रीम कोर्ट जज की मैक्सिमम एज पूछ रहे हैं, तो द राइट आंसर है 65 ईयर्स.
सो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। वहीं अगर हाई कोर्ट जज का पूछा होता हाई कोर्ट जज, तो हाई कोर्ट जज की कितनी होती है 62 ईयर्स, 62 ईयर्स होती है हाई कोर्ट जज की, और सुप्रीम कोर्ट जज की होती है 65 ईयर्स ऑफ एज। सो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है हु ऑफिशियली होल्ड्स द पोजीशन ऑफ द एक्स ऑफिशियो ऑफ द राज्यसभा और अपर हाउस इन इंडिया। सो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होता है राज्यसभा का, वाइस प्रेसिडेंट। सो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द मैक्सिमम टाइम गैप अलाउड बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑपरेशनल सेशन ऑफ पार्लियामेंट। तो जैसे बजट सेशन होता है, मॉनसून सेशन होता है एंड विंटर सेशन होता है, तो ये तीनों जो नाम है बजट, मॉनसून एंड विंटर सेशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या मेंशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में बस ये मेंशन है कि जो सिटिंग्स होंगी यानी कि जो 2 सेशंस होंगे उनके बीच में 6 मंथ से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, 6 मंथ्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज The landmark Sarkaria Commission was officially appointed by the government to examine and suggest reforms on. So Sarkaria Commission जो है ये किससे रिलेटेड थी, सेंटर और स्टेट के रिलेशंस के लिए। सो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, स्टेट सेंटर स्टेट रिलेशंस, सरकारिया कमीशन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच स्पेसिफिक आर्टिकल एम्पावर्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू डिक्लेयर अ फाइनेंशियल इमरजेंसी। सो फाइनेंशियल इमरजेंसी डिस्कस कर चुकी हूँ आपके साथ, आर्टिकल 360। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, आर्टिकल 352 फॉर नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट्स, आर्टिकल 360 फॉर फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेक्स्ट है द हिस्टोरिकल रेलिंग क्राई नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन वॉज द डेफिनेटिव स्लोगन ऑफ विच रिवॉल्यूशन। सो नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेशन, ये कौन से जो है रिवॉल्यूशन का स्लोगन था। सो द राइट आंसर इज अमेरिकन रिवॉल्यूशन। सो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, अमेरिकन रिवॉल्यूशन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हिस्टोरिक storming of the Bastille prison, a massive catalyst event of the French Revolution took place on। तो ये कब हुआ था, ये हुआ था 1789 में, जुलाई 14। सो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, जुलाई 14, 1789। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द चीफ लीडर ऑफ द रेडिकल बोल्शेविक पार्टी ड्यूरिंग द हिस्टोरिक रशियन रिवॉल्यूशन ऑफ 1971। सो बोल्शेविक पार्टी, द राइट आंसर इज चीफ लीडर कौन थे, लेनिन। सो व्लादिमीर लेनिन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है द ग्लोबल इंटरगवर्नमेंटल पीस कीपिंग बॉडी कॉल्ड द लीग ऑफ नेशंस वॉज फॉर्म्ड राइट आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 1। सो ये मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। और कौन सी ट्रीटी के तहत बनाया था, ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स 1919, ठीक है। ये सब मैं अभी डिस्कस कर चुकी हूँ। नेक्स्ट है द कैटास्ट्रॉफिक मिलिट्री आउटब्रेक ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 बिगिन ऑन September 1, 1939, ठीक है, व्हेन जर्मनी लॉन्च एन इन्वेजन ऑफ। तो कहाँ पे इन्वेड कर दिया था जर्मनी ने इन्वेड कर दिया था पोलैंड पे, ठीक है। सो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, पोलैंड। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ग्लोबल हेडक्वार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये है पेरिस में, फ्रांस में। सो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, पेरिस, फ्रांस। नेक्स्ट है The conflict known as the Opium Wars in the 19th century was fought between the British Empire and the ruling dynasty of। So Opium War जो ये 19th century में हुई है ब्रिटिशर्स के बीच में एंड चाइनीज के बीच में। सो चाइना एंड ब्रिटिशर्स। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, चाइना। अब यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वॉज द रूलिंग मोनार्क ऑफ फ्रांस at the exact time when the French Revolution erupted in 1789। सो जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब स्टार्ट हुआ था तो उस टाइम पे पूछ रहे 1789 में हुआ था, ठीक है। ईयर भी पता होना चाहिए, डायरेक्ट ईयर पूछ रहे थे कभी। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789, और यहाँ पे पूछ रहे हैं कि रूलर कौन था उस टाइम में फ्रांस में। सो लुइस 14। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, सॉरी लुइस 14 नहीं, लुइस 16। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, लुइस 16, ठीक है। ये आपको याद रखना है, लुइस 16 रूलर था 1789 में फ्रांस का। जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब इरप्ट हुआ 1789 में, रूलर कौन था, लुइस 16। आई होप आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। चैनल पे आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें।